अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जनाब, वीकेंड के बाद है मंडे, और मंडे वो दिन होता है जिस दिन सबको होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कि जी काम बहुत ज़्यादा है और बाकी काम होता भी ज़्यादा है। मंडे वाले दिन जो है ना, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम मिलता है आपको। मुझे ऐसा लगता है जैसे मंडे वाले दिन सब लोग जो है वो एक ही टाइम पर निकल जाते हैं बाहर और ट्रैफिक हो जाता है जैम, और मंडे को होते हैं बहुत सारे काम। अगर जिन लोगों ने वीकेंड पे अपने सारे काम यानी सैटरडे वाले दिन अपने सारे काम जो हैं वो प्लान कर लिए होते हैं, और सैटरडे वाले दिन ही उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि उनको मंडे को क्या करना है, किस तरह से उन्होंने रूटीन रखनी है, कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए हैं, कौन से शूज़ पहन के जाने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है, उनके लिए मंडे जो होता है वो एक स्माइलिंग डे होता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ फैमिली रिजर्वेशन होती है, तब प्रॉब्लम होती है सुबह मंडे को। तो हम लोगों को अपना जुमा और हफ्ता अच्छे से प्लान करना चाहिए और अच्छे से ये सोचना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर ना एक डिटेल में शो भी करेंगे कि लोग अपना वीकेंड कैसे प्लान करें और ये जो मंडे का स्ट्रेस है इसको कैसे कम कर सकें। और जो जुमे की प्लानिंग होती है, जो नमाज के टाइम पर जो है वो प्लानिंग होती है, वो किस तरीके से करनी चाहिए कि सुबह जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेने चाहिए, लाइट चले जाती है, 10,000 इशूज़ होते हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर ज़रूर जो है हम एक शो रखेंगे कि वीकेंड कैसे प्लान करें और मंडे का स्ट्रेस कैसे ख़त्म करें। अच्छा जी, स्ट्रेस की बात हो रही है तो स्ट्रेस को हमेशा दूर ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक ही बात को लेके बैठ जाते हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना अल्लाह ताला के हाथ में है, कोशिश करना जो है वो इंसान के हाथ में। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम रेमेडीज़ की। अच्छा भाई, ऐसी रेमेडी जिससे आपका टाइफॉइड जो है वो भी ख़त्म हो जाए, ऐसी रेमेडी जिससे जो है आपका हाजमा बेहतर हो, नज़र तेज़ हो जाए, और ऐसी रेमेडी जिसके अनगिनत फ़ायदे हों, तो वो है बड़ी आसान सी रेमेडी, और ये है तुख्म मलिंगा। जी हाँ, ये एक ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, और इसके बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अच्छा, ये तुख्म मलिंगा जो है ये 1 चम्मच, और ढेरों बीमारियां जो हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपने करना ये है कि आपने जो है इसको डालना है दूध में, और फिर उसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना, पानी की तरह जैसे आप पीते ना घूंट, इसी तरीके से आपने दूध और तुख्म मलिंगा का जो है ना ये आपने घूंट लेना है। फिर आपने क्या करना है कि अगर आप इसको गर्मियों में पी रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का ठंडा करके पी लें, अगर सर्दियों में पी रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको नीम गर्म कर लें। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसके फ़वाइद ज़रा सुनते जाएं आप। इसके जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि जो पुराना टाइफॉइड है वो आपका ठीक हो जाता है। फिर बच्चों के कद बढ़ाने के लिए जो है ये बड़ा ज़्यादा मुफीद है। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है और आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो ये आपकी नज़रों को जो है वो भी तेज़ करता है, बैलेंस करता है। जिन लोगों की नज़रें कमज़ोर होती हैं, आई साइड वीक होती हैं, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। फिर उसके अलावा जो है ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, जो दिल के मरीज़ हम कहते हैं ना, वो कोई सीवियर पेशेंट नहीं होते हैं। जब आप लोग ये समझ रहे होते कि जी अच्छा जी कोई हार्ट अटैक का इलाज है, नहीं, दिल के मरीज़ जो होते हैं उनकी कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। उनकी जो है वीकनेस हो सकती है, एंजाइनल प्रॉब्लम हो सकती है उनको। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है ये जो मैदे का अल्सर है उसके लिए बड़ा मुफीद है। फिर उसके बाद ये जो है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर के लिए जो है बड़ा अच्छा है। पुरानी बवासीर अगर किसी को है और कब्ज़ जो है उसका भी इसमें इलाज है। दिमाग को जो है ये काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत देता है, याददाश्त को तेज़ करता है, खून की कमी को पूरा करता है। तो अगर आप इसको दूध के बजाय शहद के पानी में भी 1 गिलास पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा, आपको इससे जो होगा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सिटी अपडेट्स के हवाले से। जो सिटी अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो हम जिक्र करते हैं करेंसी का, और करेंसी जो है उसकी जो चाल है वो हम आपको ज़रूर बताते हैं कि वो क्या है, माल का हाल जो है वो क्या है। तो इस हवाले से हम थोड़ी सी देर में आपके साथ में शेयर करते हैं करेंसी रेट, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं और सिंध हाई कोर्ट में जो आज समाते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम करेंसी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सिंध हाई कोर्ट में जो समाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो है वो समात होगी। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुताल्लिक दरखास्तों पर जो है वो समात होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर जो है वो समात होने जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है
दरखास्त पर समाअत जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू जो है मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत होगी और दरखास्त पर समाअत जस्टिस के आगा की सरबराही में जो है वो होगी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है करेंसी रेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो स्टैटिक प्राइजेस हैं, आज जो हमारे पास करेंसी रेट्स हैं वो डेफिनेटली रोज़ाना तो स्टैटिक होते हैं, बहुत कम यूजुअली होता है कि उसमें उतार चढ़ाव आ रहा होता है, लेकिन जो भी अपडेट्स होती हैं हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है कि जब ये आपको रेट्स पता लग जाते हैं ना, तो एटलीस्ट आप इनके ऊपर, इन रेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया करें और ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप इन रेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको हम तो बता देते हैं, लेकिन आपको चाहे वेजिटेबल के प्राइस हों या फिर आपको जो है मटन के प्राइस हों या किसी भी चीज़ के प्राइस हों, तो वो रेगुलर बेसिस पर इसलिए बताते हैं ताकि जब आप जाएँ ग्रॉसरी वगैरह करें तो ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हों। अच्छा चलें, जितनी देर में हम आपके साथ में ये रेट्स शेयर करते हैं उतनी देर में जो है, बल्कि रेट्स पे ही जा रहे हैं जी, चलें जी रेट्स शेयर करते हैं आपके साथ में। तो ये जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माल का हाल, इसमें है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189, कैनेडियन डॉलर जो है वो 210 पर है, यूरो जो है वो 332 पर है, कुवैती दिनार जो है वो 926 पर है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है यूके पाउंड 382, फिर उसके बाद हमारे पास है सऊदी रियाल 75, फिर उसके बाद स्विस फ्रैंक जो है वो 351 है और यूएस डॉलर जो है वो 284 पे है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और वेजिटेबल के प्राइसेस जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि वेजिटेबल के प्राइस जो हैं वो क्या हैं। तो जनाब, वेजिटेबल के जो प्राइसेस होते हैं वो बताते हुए ना मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको इन सब्जियों की अफादियत भी बता रही होती हूँ, इन सब्जियों के हवाले से भी बता रही होती हूँ कि इनके फ़ायदे क्या हैं। टमाटर आई है जी, टमाटर सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। टमाटर है जी 100 रुपये। और उसके बाद आलू है, आलू जो है पोटैटो आँखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इसका आप पेस्ट भी बना सकते हैं, आँखों के नीचे लगा सकते हैं, 70 रुपये जी आलू। इसके बाद जो है लहसुन हाजमे के लिए अच्छा है और ये इसके स्टैटिक प्राइस है 400 रुपये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अदरक वाली चाय, यानी अदरक जो है चाय में डाल के अदरक चाय में डाल के पिएँ और मज़े लें। और इसके जो प्राइस है स्टैटिक 480 है। गाजर जो है आँखों के लिए मुफीद है, ये है 180। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास है तुरई जो है वो है 120 रुपये। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे तुरई के फ़ायदे भी बताने हैं, आपने ज़रा हमें भी बताने हैं फ़ायदे, ज़रा तुरई के क्या क्या फ़ायदे हैं। लौकी आ गई है, लौकी जो है वो 100 रुपये है। इसके अलावा व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फूल गोभी जो है वो 240 पर है। अच्छा, फूल गोभी कौन कौन खाता है, ज़रूर आपने मुझे कॉल करके बताना है। खीरा जो है ज़बरदस्त है, आंखों के लिए भी खीरे का मांस भी बड़ा ज़बरदस्त है और खीरे जो है बहुत ज़्यादा फेशियल में यूज़ भी किया जा सकता है। भिंडी आ गई जी 240 पे। इसके अलावा हमारे पास आ गई है प्याज, और प्याज है 60 रुपये पे। और ये प्याज जो है बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, बालों के लिए जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। मौसम 10 बजे कैसा रहेगा, मौसम 11 बजे कैसा रहेगा और मौसम 12 बजे कैसा रहेगा। और ये बताने का मकसद जो है वो इसलिए ये बताते हैं हम आपको कि जब आप जाएं बाहर और अपनी कोई भी चीज़ अगर आपने प्लान करनी है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकें। तो भाई ये जो मौसम है इसका हाल बस थोड़ी सी देर में हम आपके साथ में शेयर करते हैं। वैसे ओवरऑल शहर कायद का जो मौसम है वो बड़ा औसम है। शहर कायद का जो मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कभी बादल है, कभी गर्मी है और कभी हब्स है। और 10 बजे जो मौसम रहेगा 29, 11 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड और उसके बाद 12 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड और 1 बजे भी रहेगा 30 सेंटीग्रेड। तो ये जो है मौसम का हाल मैंने आपके साथ में किया है शेयर। अच्छा जी, अब कुछ खबरों की जानिब बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है कि लाहौर से मुल्तान जाने वाली जो ट्रेन है उसको हादसा हुआ है। और आए रोज़ इस तरह के हादसे जो है वो सामने आ रहे होते हैं, आए रोज़ इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उससे आपका दिल ख़राब हो रहा होता है। आप ये सोच रहे होते हैं कि एक के बाद एक जो है क्यों इस तरह के हादसा होते हैं। तो लाहौर से मुल्तान जाने वाली ट्रेन को हादसा हुआ है, 4 मुसाफिर इसमें ज़ख्मी हुए हैं। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस को रायबंद रेलवे स्टेशन पर हादसा पेश आया जिससे 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रेन के इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया है और इसकी जो तहकीकात हैं वो शुरू
कर दी गई हैं, इसकी जो तहकीकात हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करेंगे हम तुर्की का। तुर्की से जो खबर जिस तरह से आई तो सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ और सुन के बड़ा एक आपको हैरानगी भी होती है कि या अल्लाह अब ये क्या हुआ है। तो तुर्की में जी ज़लज़ला आया और तुर्की में शदीद ज़लज़ला, और इसकी जो शिद्दत है वो 6.1 रिकॉर्ड की गई और 10 इमारतें जो हैं वो वहाँ पर गिर गई हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं 21 की स्क्रीन पर कि ये हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ज़लज़ले की। वहाँ पे ज़लज़ले की बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत थी। तुर्की में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद इमारतें जो हैं वो ज़मींदोज़ हो गई। अच्छा, इस हवाले से इस्तांबुल में ये बताया गया है कि जर्मन रिसर्च सेंटर जो हैं उनके मुताबिक जो ज़लज़ले की गहराई है वो 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। और तुर्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल, बरसा और आसपास के सूबों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो सूबा बालिक एसर के ज़िला संदरगी में मौजूद था, मतलब वहाँ से ये इसका मरकज़ था। अच्छा, ज़लज़ले के नतीजे में फ़ौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि माली नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अच्छा, ज़लज़ले से 10 से ज़ायद इमारतों के गिरने की इतला मिली है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले से मुतासरा शहरियों के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और हमारी जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार ही हम कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो वहाँ पर ज़लज़ला आया है। और इस तरह के जब आप मनाजिर देख रहे होते हैं ना तो बस आप अल्लाह से पनाही मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह बस रहम कर दे हम सब पर भी और हमारे मुल्क को भी इन आफत से और इन बलियात से जो है वो महफूज रख। अच्छा जी, आगे बढ़ते और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैच की। अब मैच में क्या हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी हमारी मैच में परवाज़ होती है, बहुत अच्छा हम जा रहे होते हैं, लेकिन फिर बारिश से कुछ मैच जो है वो मुतासर हो जाते हैं। और ये वाला मैच जो है वो भी बारिश से मुतासर हो गया और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो है अब ये मैच 1-1 से हो गया बराबर। अब जो तीसरा मैच होगा लेट्स सी उसमें क्या होता है, लेकिन जी बारिश आड़े आ गई और हुआ कुछ इस तरीके से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेट से फतह हासिल कर ली। अच्छा, ये डकवर्थ लुइस मेथड है जिसके तहत वेस्ट इंडीज़ को 35 ओवर्स में 181 रन्स का हदफ मिला है और होम टीम ने हदफ 10 गेंदों पहले हासिल कर लिया था। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज़ और हसन अली ने 2-2 विकेट हासिल की, जबकि अबरार अहमद जो है उन्होंने एक ही विकेट हासिल कर पाए थे वो। अच्छा, फिर हुआ कुछ इस तरीके से कि वेस्ट इंडीज़ के फतह के साथ ही जो 3 मैचेस हैं इसकी सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई और आखिरी जो मैच है वो मंगल को खेला जाएगा, यानी कि कल ये मैच खेला जाएगा। और अब देखना ये है कि कल क्या सूरत हाल रहती है और कल जो है वो किस तरीके से ये मैच आगे बढ़ता है। बस अल्लाह करे ये पाकिस्तान जीत जाए तो फिर डेफिनेटली ये हमारे हक़ में जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अभी जो है वो आगे बढ़ते हैं और हम शेयर करते हैं आपके साथ में मरी के हवाले से खबर। और मरी में जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अच्छा, इसके जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं और मरी में क्यों जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई है, ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मरी में 12 से 14 अगस्त तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी माल रोड पर 3 दिन से सयाह फैमिलीज़ को आने की इजाज़त होगी जो वहाँ पर हैं, घूमने के लिए गए हुए, विजिट करने के लिए गए हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये जी मरी से हमने आपके साथ में खबर शेयर की जहां पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 12 से 14 अगस्त तक वहां पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी वापस आते हैं कराची में। कराची में जो है वो सूरत हाल क्या है। कराची में सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एजुकेशन के हवाले से हम आपको रोज़ाना अपडेट करते हैं कि कराची के कौन से कॉलेज में जो है वो क्या एक्टिविटी हो रही है। तो आज भी कराची के जो कॉलेजेस के हवाले से खबर ये है कि सिंध के जो सरकारी कॉलेजेस हैं अब उनको बेहतर बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर जो भी लैक होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जो है वो ठीक करने का मिशन जो है वो शुरू कर दिया गया। और इस हवाले से हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो है कॉलेजेस में लोग जो है वहाँ पर विज़िट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज बहादुराबाद जो है उनका दौरा करेंगे, यानी कि उसके बाद इस दौरे करने के बाद वही देखेंगे कि विज़िट करके कि कॉलेज में किस तरह की सरगर्मियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और डीजी कॉलेजेस सिंध कॉलेज में जारी जो पढ़ाई है उसका मुआयना करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मौसम की।
और मौसम जो है वो हो गया है औसम। और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ ना कि हम आपको एक एक अपडेट दे रहे होते हैं, करंट अपडेट दे रहे होते हैं, तो भाई अब चलते हैं हमारी करस्पॉन्डेंट से, जानते हैं कि मौसम का जो हाल है वो कैसा है। जी अपडेट कीजिए, कहाँ मौजूद है और क्या बताएंगी हमें मौसम? कराची का मौसम तो बेहतर हो चुका है। अगर हम बात करें आज की, तो आज जो है वो मतला जुज़वी अबरआलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान ये है कि आज शाम जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। और इस वक्त हवाएं भी जो है वो चल रही हैं। शहर में हवाओं की रफ्तार जो है वो 19 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 70% से ज़ायद है। लेकिन अगर हम बात करें हब्स की, तो हब्स की कैफियत नहीं है, हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 29 डिग्री है और इम्कान ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री तक रहेगा। कराची वालों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान ये है कि कराची में अगस्त के जो आखिरी हफ्ता है उसमें और सितंबर के महीने में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। जी रमशा में अपडेट करी थी। रमशा बेहद शुक्रिया मौसम की अपडेट्स के लिए। और बूंदाबांदी तो आज सुबह भी हो रही थी और अभी जिस तरीके से करंट मौसम की सूरत हाल बताइए, तो भाई अब बेचारे कायद वाले जो हैं, कराची आइड जो हैं, वो तैयारी पकड़ लें। अच्छा जी, मौसम की तो खबर हमने आपको बता दी, लेकिन शहर कायद में हैं बहुत सारी सूरत हाल, बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ हैं जिस पर होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और फिर जब वापस आएंगे तो ज्वाइन करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट हमें, जिसमें हम टॉप स्टोरीज जो है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे हम शहर कायद के मसाइल पे। और ये जो शहर कायद के मसाइल है ना, इसमें हर मसला इतना बड़ा है कि आप इसके एक एक मसले के ऊपर बात करते जाएं तो ये मसला ख़त्म नहीं होता। जिन हाथों में मेहंदी रचनी थी, आज वो हाथ इस दुनिया में नहीं हैं, आज वो शख्सियत इस दुनिया में नहीं है। जिन लोगों ने खुशियाँ मनानी थी, जिन लोगों ने जो है वो अपने हाथों से रुखसत करना था, जिन लोगों ने दुआएं देनी थी, आज वो हाथ जो है उस लड़की की मग़फ़िरत के लिए उठ रहे हैं। उनके घर में कोहराम की सूरत हाल है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है हमारा शहर। मतलब जो घर से निकला है, अगर वो निकलने के बाद अपने घर खैर खैरियत से पहुंच जाता है तो ये बड़ा कोई शुक्र वाली बात है, बड़ी कोई एहसान वाली बात है। और इस पर न सिर्फ ये कि हादसा होता है, हादसे के बाद फिर एक और जो सिनेरियो है वो बिल्ट होता है, और वो दो सियासी जमातों के बीच बिल्टअप होता है वो सिनेरियो। एक सियासी जमात कहती है कि जी इस मसले पर, डंपर माफिया के मसले पर सियासत कर रही है दूसरी सियासी जमात, तो दूसरी सियासी जमात कहती है कि जी अगर वो भाई और साहब से निकल जाए तो कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ऐसा करें, भाई साहब दोनों लगा लें। भाई आप भाई साहब दोनों लगाएं, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, आपकी जो भी पॉलिसी हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, कराची वालों को जो है ना वो पीस चाहिए, कराची वालों को सुकून चाहिए, कराची वालों को इस डंपर माफिया से जो है ना वो आज़ादी चाहिए। कम अज़ कम ये डंपर माफिया के लिए आप जो है ना कोई एक रूल मुरतब कर दें कि वो इंसानी जानों से ना खेलें। जिस घर के प्यारे गए, आप उस घर की सूरत हाल देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर लोग किस तरीके से रो रहे हैं। वो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इन डंपर माफियाज को, कसूर किसी का भी हो, ये डंपर माफिया की वजह से हुआ, बाइक स्लिप होने की वजह से हुआ, व्हाटएवर द केस, लेकिन जितने भी बड़े बड़े हादसात होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए कुचल दिया जाता है, जितने भी ये बड़े हादसात होते हैं, इसमें ये हैवी ट्रैफिक, डंपर माफिया मुलव्विस होते हैं। फिर दो सियासी जमातें बैठ के जो है वो सियासत करती हैं, फिर एक हफ्ते बाद एक और हादसा होता है, फिर एक महीने बाद एक और हादसा होता है। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा बात करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी किस्म की कोई सीरियस रूल्स नहीं बनाए जाते, कोई SOP नहीं बनाई जाती। एक हादसा होता है, उसके ऊपर डंपर माफिया दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज कर रही होती है, फिर वहाँ से दूसरी सियासी जमात के मुज़ाकरात होते हैं। अवाम कहाँ है इस सारी सूरत हाल में? अवाम कहाँ है? अवाम का वो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या आप उस घर के वो प्यारे बच्चे वापस ला के दे सकते हैं जिनके घर में शादी थी? आज उनके घर में कोहराम है। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, आप देखें वो हाथ कफनज़दा होके चले गए। अब 10,000 थ्योरीज पेश की जा रही हैं। बाइक स्लिप हुई थी, डंपर वहाँ से आ रहा था, उसका ब्रेक नहीं लगा, डंपर की गलती थी, डंपर की, व्हाटएवर द केस, आप ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते कि आप हैवी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची और हमारे करस्पॉन्डेंट जो है वो शायान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अशरफ भाई, जितनी बात कर लें आप, जितना कुछ कह लें आप, लेकिन ये डंपर माफिया कंट्रोल में नहीं है। ये कौन, मतलब इनके पीछे कौन है? ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो ये इस तरीके से सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं? इनकी स्पीड तक सिटी 21 आपको दिखा चुका है सड़कों पे कि ये किस तरह घूमते हैं। लेकिन सबा पहले तो सवाल ये है कि हम ये
पाकिस्तान जो मुल्क है इसके अंदर कौन से शहर में ऐसे डंपर दंदनाते हुए फिरते हैं, वाटर टैंकर दंदनाते हुए फिरते हैं, जबकि जिस शहर में 45 लाख मोटरसाइकिलें हों, 15 लाख गाड़ियां हों, हाँ। और वहाँ कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस का बोलें कि नफरी काम है। हाँ। अब आपको बताऊं, इससे पहले जो हादसा हुए तो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के तवील मुज़ाकरात हुए थे 10 घंटे के जी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद बोला जाता है कि भाई इनके ऊपर कैमरे लगेंगे डंपर के फ्रंट और बैक साइड पे, उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनकी स्पीड लिमिट फिक्स की गई 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, किसने चेक किया? मतलब वो तो पेपर पे लिख दिया ना, आप बैठे, मीटिंग हुई, उसके बाद आप निकल गए। अब हज़ारों की तादाद में डंपर जो इस शहर में दंदनाते फिर रहे होते हैं। उसी मीटिंग के बाद एक खुफिया एक अप्रूवल होती है, जो कि ये इनके जो डंपर माफिया के जो सदर हैं उन्होंने खुद बताया 450 डंपर हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, कचरा उठाना, मलबा उठाना, उसके लिए वो स्पेशल दिया, वो किसी वक्त भी चल सकते हैं। अब मसला ये है कि अब पहले आपने बोला कि भाई वो बाइक वाला स्लिप होकर आ गया, मतलब वो जा रहा था, स्लिप होता हुआ डंपर के सामने आ गया। कौन पागल होगा ऐसे? जब सीसीटीवी आई तो सबकी आवाज़ें बंद हो गई। मतलब उसकी आप स्पीड देखें सीसीटीवी में, अगर वो हमारे पास चलें तो आप नॉर्मल एक आई से आप देखें कि डंपर जो कि हैवी लोड होता है, टनों में उसका वज़न होता है, और आप सोचें कि उसमें डबल हाइड्रोलिक ब्रेक लगे हुए होते हैं। डबल हाइड्रोलिक का मतलब ये है कि वो प्रेशर ब्रेक होता है कि जब आप मारते हो डबल पंपिंग से उससे रुकता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है। जो फिजिक्स हमने पढ़ी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जितनी बड़ा मास होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ब्रेक मारेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाइक वाला जा रहा है, वो डंपर उसके पीछे बिल्कुल उसकी पीछे लगा हुआ स्पीड में जा रहा है। बाइक कुछ भी हो सकता है, स्लो, जैसी वो स्लो हुई है उसने चढ़ा दिया। सही। अब मसला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, सीसीटीवी भी आ गई, अब वो सामने जो झूठ बोला जा रहा था वो भी बेनकाब हो गया, लेकिन उसके साथ ही बैठ के उनसे वो बोल रहे हैं कि हमारी 7 डंपर को जला दिया गया। सवाल ये बनता है कि वो जो 2 बच्चे थे जिनको कुचल के मार दिया, आप यकीन करें वीकेंड इतना ख़राब हुआ है ना, जब वो खबरें आई उनको फॉलो, उनको बोला गया कि ये इनके साथ बैठो, और 2 जगह पे वो उन्होंने एहतजाज किया। ठीक है, आप प्रोटेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद क्या आपके 7 गाड़ियां जल गई? मगर उसके लिए क्या बोला किसी ने? कोई सरकारी बंदा उनके घर पे गया, उनके घर से पूछा क्या है, गरीब हैं, क्या कफन दफन कर सकते हैं? ये तो पाकिस्तान में तो आप गुर्बत तो देखें ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें आप, सवाल ये उठता है, जब आपने पहले फैसले किए कि डंपर जो है रात 10 बजे के बाद निकलेंगे, सुबह 6 बजे तक निकलेंगे। फिर दूसरी बात कि उसकी स्पीड लिमिट तो किसने चेक की? सीसीटीवी में आप देख सकते हैं उसकी स्पीड लिमिट कहीं से 40 किलोमीटर नहीं लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है। अब वो नई जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि जी वो बाइक स्लिप हुई थी और फिर वो उससे ब्रेक नहीं लगा। मतलब भाई डंपर चल रहा था ना, डंपर उस टाइम पर अपने जो टाइम उनको दिया गया है, जो एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है हैवी ट्रॉलर्स को, इन टैंकर्स को, कि भाई आप उस हिसाब से चलें, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं चलते। शायन, मैं आपसे कुछ इस हवाले से अपडेट्स लेना चाहूँगी। पहले तो इसकी एक्यूरेट इनसाइड स्टोरी आप हमारे साथ में शेयर करें कि इसकी एक्यूरेट इनसाइड स्टोरी क्या है। शायन, ये फैमिली थी जो कि अपने ख़ानदान के यहाँ जा रही थी, और इस दौरान वालिद के साथ ये बेटे बेटी भी मौजूद थे। हाँ। और ये पीछे से बताया जा रहा है कि हिट किया था डंपर ने। जैसे ही हिट किया तो उसके बाद जो दोनों बच्चे हैं, जिसमें महानूर भी बताया जा रहा है और अहमद भी है, दोनों शदीद जख्मी हो गए थे, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किए गए। इसके साथ साथ जो है इनके वालिद को भी जो है अस्पताल मुंतकिल किया है, और कहा जा रहा है कि अभी तक वालिद को ये नहीं पता कि दोनों बच्चे जो वो जहाँ बाग हो गए हैं, जख्मों के ताब ना लाते हुए जो वो जैसे अस्पताल पहुँचे फौरी तौर पर जो उनको मूव भी किया था, लेकिन नहीं बचा सका है। तो कहा जा रहा है कि अभी तक उनके वालिद को यही नहीं पता है, और वो खुद भी जो है शदीद जख्मी है, अस्पताल में है। और अभी इस पर यह भी देखें ना कि जो पुलिस है उसका क्या किरदार है। पुलिस को जब कहा जाता है कि इस ट्रैफिक हादसे का आप मुकदमा दर्ज करें, तो ताख़ीर करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है फोर्स करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन डंपर एसोसिएशन जब फोर्स देती है, तो अभी भी बताया जा रहा है कि इस वाक़े पे 2 FIRs जो है वो डंपर एसोसिएशन की जानिब से दर्ज करवा दी गई है, नामालूम जो जलाने वाले हैं अफराद उनके खिलाफ। जो लेकिन जो ये हादसा हुआ है, हादसे में जो है मुकदमा ताख़ीर से दर्ज किया गया है। तो इस पे भी बड़े सवालिया निशान मुकदमा ताख़ीर से दर्ज किया गया, फिर उन्होंने 4 रुकनी कमेटी भी इस हवाले से बना दी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये होता है कि ठीक है जी, मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, अब ये चीज़ें आगे बढ़ गई, मगर फिर आप देखें भाई एक्चुअल में जो ज़रूरत है, अशरफ भाई, जो एक्चुअल ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि आप जो डंपर माफिया है, ये जो हैवी ट्रैफिक है, इसके रूल्स बना के स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट करवाएं, ये रूल्स फॉलो करवाएं। ये कराची जो है ना एक मेगा सिटी है, और यहाँ पर जिस तादाद में लोग रहते हैं, लोग 24/7 जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। आप रात को 4 बजे भी देखेंगे कराची की सड़कों पर आपको हुक्का आलम नज़र नहीं आएगा, आपको लोग
ट्रैफिक नजर आएगा। मतलब ये वो सिटी है जहां पर लोग दिन रात कुछ ना कुछ किसी काम काज से जा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो नाइट जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग वैसे ही जो है वो लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए होते हैं। अगर आप इन डंपर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसा होते रहेंगे। ये सब अफसोसनाक बात है। आपको इससे पहले मैं बताऊं, हमने खबर दी थी जिसके ऊपर प्रेशर बहुत आया था। मेराज अख्तर साहब जो क्राइम डेस्क हेड हैं, उन्होंने दी थी, याद होगा आपको, शहर फैसल पे एक मोबाइल जो है ट्रैफिक पुलिस की वो रोक रही थी, डंपर ने उसको मारा है और चला गया, वो भाग गया। फिर ट्रैफिक पुलिस इल्तिजा करती रही कि भाई आप जो है इसको दे दें वरना गिरफ्तारी के लिए कि आ जाए वो। अब XYZ कोई भी ड्राइवर होगा वो आ गया, उसके बाद ये बात भी ठंड पड़ गई। यानी कि आप सोचें, एक कानून नाफिज करने वाला इदारा यानी ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल उसको रोक रही कि तुम हाई स्पीड पे शहर फैसल पे जा रहे हो, उसने उसको दबा दिया, पूरा मार दिया उसको। नई करोला जो आपने देखी होगी शहर फैसल मूव हो रही होती है, अब वो वहां पे उसको रोकने गया, उसको पूरा मारता हुआ डंपर गया आगे, एक और गाड़ी को मारा है, वो चला गया। अब आप बदमाशी देखें ना, दैट इज कॉल्ड अ बदमाशी ना। मतलब खुलेआम वो कर रहे हैं और कोई नहीं। और जो सबसे पहली चीज यहाँ पे जब आपने फैसला कर लिया टाइमिंग, आपने फैसला किया कैमरे, आपने फैसला, मैंने तो नहीं किया ना भाई, एक सरकार है, सिंध हुकूमत है, वो बैठी ट्रांसपोर्ट के साथ, वो बैठी ये डंपर वालों के साथ और एक फैसला हुआ। तो आप पूछे ना कितने डंपर पे हो गया। अब आपको मैं यहाँ पे हैरान कुन बात बताऊं, जितने भी डंपर यहाँ चल रहे हैं ना, आप दिखा दें कराची से या सिंध एक्साइज से कितने रजिस्टर्ड है, सब लसबेला से हुए में, कोई आप ढूंढ के दिखा दें ना कहाँ है मालिक इसका। जब उसकी रजिस्ट्रेशन ही यहाँ नहीं है और वो यहाँ चल रहा है खुलेआम, आप पकड़ेंगे कैसे? सही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे शो में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वैसे तो कराची में इतने मसाइल हैं जिनका जिक्र करते करते आप थक जाएं, लेकिन ये मसले जो हैं वो सॉल्व नहीं हो। कचरे के मसले, फिर बिजली, गैस, पानी के मसले। अभी करंट जो अपडेट है कराची की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि बिजली की जो फराहमी है उसमें वही तातुल है, उसी तरह से लोड शेडिंग जारी है। पानी के मसले हैं, डंपिंग पॉइंट्स जो हैं वो जगह जगह इस तरह की मेन जगहों पे बनाए हुए हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये ट्रैफिक, और ये हैवी ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक, आए दिन ट्रैफिक जैम। और क्यों जैम होता है? जैम होने की वजह कि कहीं कुछ नहीं है, एक फ्लाईओवर पर एक बस खराब है, जिसकी वजह से पीछे का सारा ट्रैफिक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हसन स्क्वायर, कि अगर आप देखें आए रोज वहां पर एक बस एक ट्रक खराब होता है, जिसकी वजह से 2-2 घंटे ट्रैफिक जैम होता है। गाड़ियां जो है वो स्लो हो जाती हैं, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं होता। क्यों? आपके पास CCTV कैमरास नहीं है। कोई हादसा होता है, आप लोग फौरन नहीं पहुंच पाते, कहीं ट्रैफिक जैम होता है, 2 घंटे ट्रैफिक जैम होने के बाद फिर लोग आ रहे होते हैं, 4 लोग लेके जा रहे होते हैं उस बस को, और फिर वो ट्रैफिक जो है वो खुल रहा होता है। लोग पीछे समझ रहे होते हैं, जो पीछे क्यों होती है उसमें कि जी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जिस तरह से आए दिन वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक। आप देखें, कभी कोई खबर आती है कि डंपर वाले ने, हैवी ट्रक वाले ने जो है वो मियाँ बीवी को कुचल दिया, फिर खबर आती है कि बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको कुचल दिया, फिर खबर आती है कि कोई बुजुर्ग शहरी था उनको कुचल दिया, किसी बाइक को टक्कर मार दी। भाई तो ये डंपर वालों का क्या, किस इन माफिया का होगा क्या? मतलब इन माफियाज के ऊपर, ये डंपर के ट्रैफिक के ऊपर, चाहे पीपल्स पार्टी हो या MQM पाकिस्तान हो, आप लोग आपस में ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। एक पार्टी जो है वो भाई या साहब करती रहेगी, दूसरी पार्टी जो है उनको अच्छे अच्छे जुमले देती रहेगी कि जी आप ऐसे कर लें तो आप ऐसे कर लें, हम सियासत नहीं करने देंगे। आप लोगों के जो भी तनाज़ात हैं, टेक अ साइड, टेबल टॉक करें, कराची का मसला सॉल्व करें। कराची वालों को सुकून चाहिए। मतलब जब जाते हुए शायान आप जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता हो कि पीछे से आपको कोई मारता हुआ चला जाए, तो ये सोचें कि सिटी सिचुएशन कहाँ पहुँच जाती है। तो अलर्ट किस्म की सूरत हाल है कि अगर आप कोई डंपर देख रहे हैं ना, तो आप खुद अलर्ट हो जाएं। जो बाकी अवाम है या ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उसे रोक लें कि आगे बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं और आप पीछे इतना हैवी ट्रक लेके जा रहे हैं, जब ये रूट खाली हो जाए फिर आपने निकलना है। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती यहाँ। जी देखें, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है कोशिश की जा रही है, उनकी जानिब से जो है हिकमत अमली हर आए रोज़ जो वो तब्दील की जाती है, जिस पे अफसरान के तबादले भी किए जा रहे हैं। अब देखें DIG ट्रैफिक का भी तबादला किया गया, SSPs के भी तबादले हुए, इसी तरह एहलकारों के और SOs जो है उनके भी जो है तबादले हुए। लेकिन फिर भी जो है एक तो हादसात में कमी नहीं आ रही, दूसरा जो ट्रैफिक का इशू है कराची का सबसे बड़ा और बहुत पुराना इशू है। अब अगर कहें कि रेड बसेस भी आ गई,
उसके बावजूद भी जो अभी भी कमी नहीं आ रही, क्या वजूहत है इसके लिए? वो एक्सीडेंट के स्टैट्स जो है वो सिटी 21 ने जो है अपने नाजरीन के साथ शेयर किए थे। कुछ स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कितने एक्सीडेंट अब तक हो चुके हैं या क्या सूरत हाल है, इस हवाले से शायन से बात करेंगे। टिल देन वी हैव अशरफ भाई। अशरफ भाई, स्टैट्स जो है ना जो सिटी 21 ने शेयर किए हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं। ये वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अब कराची वालों को इस मसले पे भी निकल के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है कि भाई हम रोड के ऊपर नहीं चल सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं आएंगे, हम पहले आप ये हैवी ट्रैफिक का मसला हल करें? देखिए सबा, मैं एक रियल फैक्ट को देख रहा हूँ। अभी मैं दफ्तर आ रहा था तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मोटर व्हीकल होती है ना। एक आपकी होती है आपकी जो आम गाड़ियाँ होती हैं, फिर उसके बाद तो LTV जो होता है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो मिनी ट्रक होते हैं ये सब होते हैं। फिर उसके HTV, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, 22 व्हीलर, ये डंपर, ये सब HTV में आते हैं। अब यकीन करें जो आपने बताया, मैं 13D से आके जो हसन स्क्वायर से सीधा जा रहा हूँ मैं स्टेडियम के लिए, मतलब आप यकीन करें 20 मिनट तक मैं फंसा रहा ना। जब वहाँ पे पहुँचा स्टेडियम के पास तो वहाँ चौक क्यों होता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और वो वहाँ पे पार्किंग और सब उधर से मोड़े, इधर से वो मोड़ा है फास्ट लेन से। बाइक वाले भी वो जाके उसमें लग गए, फिर वहाँ पे तू मैं वो 20 मिनट लग गए कि वो, हालांकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, आगे ब्रिज है, और उसके बावजूद वहाँ पे तो आप सिंपल सा लाए ना। ये ऐसा मुल्क है, ऐसा शहर है जहाँ पब्लिक को अवेयरनेस देनी होगी। देखें कानून पे अमल दरामद करेंगे ना तो उसके ऊपर ही होगा। अब आपने देखा है कि ब्रिज अंडरपास जा रहा है, अब अंडरपास पे जा रहे हैं, वो सामने रोड क्रॉस कर रहा है। मतलब आप सेंस देखें उसका, अंडरपास से निकलने हैं वो रोड क्रॉस कर रहा है। कभी कभी तो मैं कहता हूं बीच अंडरपास में रोड क्रॉस क्यों भाई? मतलब आप खुद सोचें, सिग्नल फ्री कॉरिडोर का क्या मतलब है, इसकी आगाही देनी चाहिए। जब मैं जा रहा हूँ तो गाड़ी की स्पीड होगी। अब आप सोचें कि तारिक रोड वाली पे जितने मैं देखता हूँ पेडिस्ट्रियल ब्रिज, कोई नहीं जाकर सब नीचे से जा रहे हैं। वो गाड़ी भाई सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे स्पीड पे जा रही है, वो कैसे रुकेगी? क्या पैर से हाथ से कैसे रोकेंगे उसको? ब्रेक भी मारेंगे उस स्पीड पे नहीं रुके, अचानक से सामने आ जाएंगे, बस निकलेंगे और टहलते हुए जा रहे हैं। आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड, अगर हम 60 किलोमीटर पे भी जा रहे हैं वो नहीं रुक सकती, क्योंकि आप अचानक से सामने आए, नहीं रुक सकती, गारंटीड है। बिल्कुल, कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर में जो हालात है। एक कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया से। जी मुस्तफ़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली जो एक्सीडेंट हुआ है, डंपर एक्सीडेंट, इसका एनी शाहिद हूँ। मैं बेसिकली उस वक्त वहाँ से जा रहा था, अच्छा, तो दोस्तों के साथ अपने। जी जी जी। तो बेसिकली डंपर की स्पीड तो तेज थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाइक वाले जो थे वो बेचारे थोड़े ना फास्ट ट्रैक की तरफ थे, और उनके राइट साइड पे कार भी थी, जिसकी वजह से वो शायद डंपर से ना बच नहीं पाए। वो राइट साइड पे थोड़ी सी उनकी थोड़ी सी हल्की सी टक्कर भी हुई गाड़ी से। उसके बाद वो डिसबैलेंस हुए, क्या हुआ, तो डंपर स्पीड में था, डंपर वाला भी नहीं रोक पाया जी। तो वो उनको रैंडमली बेचारे उसके नीचे आ गए, और वो जो उनकी साहबजादी थी और बेटा जो था छोटा, वो ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गए, और अंकल जो थे वो काफी शदीद जख्मी थे। सही। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा लॉ बने कि ये डंपर वाले कम से कम अपनी स्पीड तो कम करें, क्योंकि उनके ब्रेक नहीं लगते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जी। और दूसरा बाइक वालों से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने लेन पे रहे, फर्स्ट लेन पे रहे, सेकंड लेन पे रहे। फास्ट ट्रैक पे क्यों जाते हैं? अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी जानों के साथ क्यों खेलते हैं? सही, बहुत शुक्रिया है। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा देखिए, बात वही हो रही है कि दोनों तरफ से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। ये बाइकर्स जो हैं, ये बाइक वाले भाई जो हैं, भाई पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को, बाकी लोगों को भी जाना होता है ऑफिस, बाकी लोगों को भी जो है पहुंचना होता है अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर। कहीं से भी, मतलब ट्रैफिक जैम है, वो फुटपाथ के ऊपर भी जा रहे हैं, कहीं से भी निकल के चिंची रिक्शा और बाइकर्स, प्लीज़ अल्लाह के लिए, मतलब कोई अल्लाह का खौफ ही कर लें कि आप लोग अपनी अपनी लेन पर चलें, सब्र रखें, तहम्मुल रखें। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। इस हवाले से ना हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे कि क्यों, किस वजह से जो है ये क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये एक्सीडेंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और बाइकर्स स्पेशली अपनी अपनी लेन पे चलें। ये फुटेज ज़रा आप देखें और ख़ुद इसका जो है वो तज्जिया करें आप कि ये इस तरह की जो है वो सूरत हाल होती है। ये डंपर है, अगर आप देखें जो आएगा वो डंपर, स्पीड देखिएगा अभी आप सबा। हाँ। जो अब ये फुटेज सीसीटीवी है ये, अब ये गाड़ियों में जो जा रही है, और ये गाड़ियों की भी स्पीड, क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है ना, स्पीड में जा रहा है। अब ये कैमरा लगा हुआ है, वो डंपर आएगा और उसके आगे बाइक होगी जी। अब उसकी स्पीड देखें आप, ठीक है वहाँ पे फास्ट ट्रैक में था, वो था, तो मगर आप गाड़ियों की स्पीड देखें तो ये कोई नॉर्मल 20 या 30, और डंपर 40 पे नहीं था। 100% ये सीसीटीवी प्रूफ दे रहा है। अब जब डंपर आएगा, अभी क्योंकि लंबी फुटेज है, क्योंकि हमने पूरी डिटेल निकाली है क्या हुआ है,
तो जो ये वो देखें डंपर आया जी, और स्पीड देखिए आपने कैमरे में बिल्कुल, कितनी हाँ। स्पीड से गुजरी, 40 की स्पीड नहीं थी, सही। वो आगे बाइक था। हाँ। और जैसे कि अभी कॉलर ने हमें बताया, नया इंकशाफ किया जी, कि जी। शायद में गाड़ी थी तो जी। पीछे से हॉर्न दिया होगा। हाँ। नॉर्मल सी बात, डंपर जब पीछे से आके हॉर्न देता है ना, वो जो खतरनाक वाला, जी, जी। आप गाड़ी में डर जाते हैं, तो बाइक वाला भी अचानक इधर हुआ होगा, वो टकराया हाँ। होगा वो। हाँ। अब जैसे कि ये फुटेज है, तो इस तरीके से फास्ट लेन में जो है ना, बाइकर जो बाइक चलाने वाले हज़ार, उनको नहीं जाना चाहिए। मतलब सही। आप अचानक से फ्रंट पे आ जाएंगे और वो आके अपनी बाइक की, मतलब आप 70 पे हैं भाई, एक नॉर्मल से सेंस है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। 70 सीसी बाइक पे आप आ रहे हैं फास्ट ट्रैक पे, अगर रेस भी दे देंगे तो गारंटी कितनी स्पीड पे जाएगी। मतलब वो आप उसकी हालत तो देखें ना, हाँ, सही, ना बिल्कुल। मेंटेन करते हैं, ना कुछ चेन उतर जाए, कुछ आपकी जान को खतरा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, लोगों को एहतियात जो है ना वो इस हवाले से रखनी चाहिए। हमारे साथ अब शो में जो है शायान और अशरफ भाई दोनों मौजूद हैं। शायान जो है वो डेफिनेटली उनको हम यहाँ से करेंगे सी ऑफ, क्योंकि हम जाएंगे ब्रेक पर। शायान, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम जश्न आज़ादी के हवाले से। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस भी आप पॉलिटिशियन को देखें, जिस पर्सनालिटी को भी आप देखें, वो इस वक्त बिज़ी है कि वो ये सेलिब्रेशंस करें। कॉलेजेस में देखें या फिर स्कूल में देखें, हर जगह जो है वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने की तैयारियां जारी हैं। बहुत सारे लोग जो है, कल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रश था मॉल्स में भी। मैं खुद गई हुई थी और मैंने देखा कि हर जगह जो है वो कौमी तराने जो है वो चलाए जा रहे हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं और नए नए ड्रेसेस ले रहे हैं 14 अगस्त के लिए। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम अवान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो ये पूरा महीना ही बड़ा मुबारक हो आपको, क्योंकि जिस तरीके से हम 14 डेज़ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी के, तो ये जो है फर्स्ट से लेकर 14 तक जो है ये एक तरह से सेलिब्रेशन है। जिस तरह से कामरान टिसौरी साहब ने भी कहा कि भाई हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, रोज़ाना ही जो है ये सेलिब्रेशन जारी हैं, कॉलेजेस हों, स्कूल हों या सारा ओवरऑल। आप कैसे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए हाँ। यौम आज़ादी तो हर साल ही हम मनाते हैं जी। और एक खुशी का मौका है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी की नेमत दी है। हाँ। और मैं दोस्तों से कहता हूँ कि आज़ादी का अगर आपको कदर करनी है, जानना है, तो गज़ा के लोगों को देख लें, कश्मीरियों को देख लें। तो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर इस साल का जो यौम आज़ादी है वो इसलिए ज़्यादा मुनफरिद है कि इस वक्त हम पूरी कौम मुत्तहद होके और हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है और इस वक्त एक फ़ातह पाकिस्तान की हैसियत से हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि हमने अपने अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान को, जो उसने हमारे ऊपर जहारियत करने की कोशिश की थी, तो मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ातह कौम का एक यौम आज़ादी है और इस वक्त पूरी कौम जो है उसको इसकी जो तकरीबात हैं वो बढ़ चढ़ कर मनानी चाहिए। खुद मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस दफ़ा हमने इसको एक यौम आज़ादी, हफ्ता आज़ादी मुहिम का नाम दिया कि 7 से लेकर 14 अगस्त तक हम इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। शहर कराची में 300 प्लस बड़ी एक्टिविटीज़ हैं कि जो हमने इस हवाले से ऑर्गेनाइज़ की, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो नौजवानों से, ख़वातीन से, बच्चों से मुंसलिक है। हम समझते हैं कि अपनी नई नस्ल को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और इस मुल्क के लिए हमने आगे बढ़कर अब कुछ नई एक्टिविटी करनी है। कल के दिन कराची के अक्सर इलाकों के अंदर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स थे, कहीं फुटबॉल था, कहीं क्रिकेट था, स्विमिंग के थे हमारे थे। इसी तरह बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी अलग से चल रही हैं, तकरीरी मुकाबले चल रहे हैं, मुशायरे चल रहे हैं। फिर ख़वातीन वॉक हमारी जो है मुख्तलिफ जगहों पर हुई हैं, ख़वातीन की हमारी बहुत बड़ी बड़ी सरगर्मियाँ हुई हैं। नौजवानों के हवाले से हमारे पास बाइक रैलीज़ हैं, मुख्तलिफ जगहों पर परचम कुशाई की तकरीबात हैं। और कल के दिन कराची में एक मुनफरद, चूँकि पूरा पाकिस्तान जो है हर तरह से करता है, तो कश्ती रैली हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ी। इसमें कई दर्जनों लॉन्च हमारे साथ, लॉन्चेज़ होंगी हमारे साथ, स्कूल्स के बच्चे होंगे, दीगर नौजवान होंगे। तो कल हमारी ये वाली एक एक्टिविटी है। तो रोज़ाना ही की कुछ ना कुछ एक्टिविटी है और हर बंदे को, बल्कि मैं कहता हूँ कि माशरे का हर तबका, वकला हों, डॉक्टर्स हों, उसातिज़ा हों, इसी तरह ताजिर तंजीमें हों, इसी तरह हम अपने माशरे के अंदर कोई भी हिस्सा रख रहे हैं, तो हर एक के लिए अलग एक्टिविटी प्लान करने का एक मकसद ये है कि उस शोबे से रिलेटेड लोग वो ख़ुद आगे आएँ और वो ये बताएं। मैं मसलन कल बैठा था वकला के साथ, कराची बार में हमारा प्रोग्राम है,
तो वो कहने लगे कि हमने अपना स्लोगन रखा है कि एक कानूनदान ने पाकिस्तान बनाया था और एक कानूनदान इस पाकिस्तान को बचाएंगे। तो कायदे आज़म वकील थे और वकला का अपना एक किरदार है। तो ये है कि हर पाकिस्तानी ने अपना रोल अदा करना है। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कोशिश की है कि माशरे का कोई तबका ऐसा ना हो कि जो इससे पीछे रहे। इस खुशी में हम आगे बढ़ेंगे और मैं ये कहता हूँ अपने दोस्तों से कि हमने अपने दुश्मन को सिर्फ अस्करी मैदान में नहीं, हर मैदान में हमने उसको पीछे छोड़ना, हमने कामयाबी हासिल करनी है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, बिल्कुल। और जिस तरह से ओवरऑल सेलिब्रेशन जारी है, मुल्क में ही जश्न का समा है, लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से खुश हैं। अशरफ भाई, मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ ऐड ऑन कीजिए इस पे। जी, जश्न मार्का जो हम अभी दिखा रहे हैं, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जिनको हमें मैसेज देना है, तो वो देख भी रहे हैं, बहुत जल भी रहे हैं, वो जलते रहेंगे 14, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत, जो हमारा मेन दुश्मन जो है, मुझे लगता है 15 अगस्त भी मनाते हुए वो थोड़ा सा घबराएगा। और अभी जो मैसेज दे रहे हैं हम, तो पाकिस्तान के आप देखें, अमेरिका के सदर, ब्रिटिश तमाम कौंसल जनरल जो आ रहे हैं, जो हमारे उसमें हैं, तो सारा मैसेज दे रहे हैं कि इस दफ़ा की जो आज़ादी है ना, वो आप उनको याद रहेगी। और दूसरी बात कि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब से ये हुआ है उसके बाद से बताऊं, जो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट है, जिसको बहुत सारे लोग उसको डाउन करना चाहते थे, इस वक्त आप यकीन करें, जो मेरी सिस्टर जो बाहर हैं, बाकी मेरे दोस्त वगैरह, तो दुबई में भी जो गल्फ ममालिक में जो है, वो पता है उसको, वाह वल्लाह पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आ रही, पाकिस्तानी। तो ये जो पैगाम है ना, वो पूरी दुनिया को जा रहा है। और मतलब हम मानते हैं हमसे 10 गुना बड़ा है भारत, लेकिन हमने जो जवाब दिया है ना, तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, तो दोनों लेफ्ट राइट एक साथ दिए तो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब तो सोचेंगे भी नहीं, सिर्फ ज़बानी बोल रहे हैं। उस ज़बानी पे ये हुआ है कि अमेरिकी सदर ने पहले 25% का टैरिफ लगाया था उनकी जो एक्सपोर्ट थी जो अमेरिका को, अब वो लगा दी 50%। आगे से बोला कि भाई एक तो हमसे तुम मदद मांग रहे हो और मुझे बोल रहे हो मैं झूठा हूँ, और आप बोल रहे हो कि रशिया से उधर से आप तेल ले रहे थे, तो अब पैर पकड़ रहे हैं कि भाई हम वापस ले रहे हैं एग्रीमेंट, हम आपसे लेंगे तेल। तो वो जो सारा है ना कि अपनी इकोनॉमी को, इन सब इस वक्त इतना बड़ा डैमेज पड़ा है। हमने उनके 6 जहाज गिराए, हमने उनके ड्रोन गिराए, हमने उनका S-400 गिराया, मतलब तबाह कर दिया ना। और उसके बाद जितने ड्रोन भेजे, जो कंपनी उनके साथ खड़ी हुई थी, वो जमीन बोस हो गई। अब एक उनकी इकोनॉमी है जो इंशाल्लाह नजर आएगी उनको, क्योंकि जो टैरिफ लगा है ना 50%, तो वो ये वाला जो जश्न है ना, तो 14 दिन भी कम होंगे। सही। सर, मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दे दें जश्न शादी के हवाले से। देखें, ये जो अशरफ भाई ने बात की है ना, मैं इसकी तायद करूँगा कि हमने हिंदुस्तान को जो जवाब दिया है बुनियानुल मरसूस के नाम से, कि हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये सीसा पिलाई हुई दीवार सिर्फ हालत जंग में नहीं है, कि जब जंग होगी तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और बाद में हम अपनी अपनी दुनिया में मगन होंगे। मैं समझता हूँ कि हम मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को एक होना चाहिए। हमने इस दफ़ा स्लोगन दिया है मुत्तहिद कौम फातेह पाकिस्तान। तो मैं पूरी कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम अमन हो या जंग, हमेशा हर हालत में मुल्क के हालात जैसे भी हो, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान हमारा गुरूर है, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हमारा बिज़नेस है, हमारा घर है, तो पाकिस्तान ही के साथ हमारी पहचान है। तो इस पाकिस्तान के लिए मुत्तहद हो जाएं, हम एक हो के पूरी दुनिया को बताएं कि हम सीसा पे लाई हुई दीवार हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखेगा तो पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ मिलकर उसको जवाब देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक जो हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जनाब, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। ये मौजू ख़ास आज आपके लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे शो पर आप लोग रेज़ करते हैं या फिर हमसे पूछते हैं जिन्नात के हवाले से, और स्पेशली जो फ्राइडे को हमारा सेगमेंट होता है उससे रिलेटेड ज़रूर आप पूछते, तो हमने सोचा कि आज ये क्यूरी अपनी भी सॉल्व करते हैं और आपकी क्यूरी भी सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली जो जिन्नात की हकीकत है वो क्या होती है। ऑलमोस्ट ये सब लोग ही जानते हैं कि जिन्नात जो हैं उनकी क्या हकीकत है, जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्नात की जो फैमिलीज़ होती हैं, इनका जो शजरा होता है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किन घरों में रहते हैं, क्या ये उन घरों में मौजूद होते हैं जहाँ इंसान रहते हैं, किस तरीके से इनका जो है पूरा एक लिविंग जो स्टाइल है या इनकी जो एक पूरी हिस्ट्री है वो एक्चुअली क्या है, क्या इनके अंदर भी जो है वो ख़ानदान होते हैं,
किस तरीके से ये जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटे होते हैं? क्या हर शहर में ये मौजूद होते हैं, जंगलों में मौजूद होते हैं? ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है? तो इस पर बात करने के लिए जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सादिक साहब और उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, जन्नात जो हैं इनकी हिस्ट्री के हवाले से बताएं कि इनका क्या शजरा होता है, ये कहाँ रहते हैं, किन घरों में रहते हैं और क्या इनका ओवरऑल जो है वो थ्योरी है, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या शजरा है? देखें, सबसे पहली बात ये है कि हम आदमी हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी कोई आगाज़ हुआ होगा जिनसे उनकी नस्ल चली होगी। तो कुरान एक मकाम पर फरमाता है बल जान खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समून, कि जान को बेधुएं आग से आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया। मिन क़ब्ल तो बेधुएं आग से। इस आयत में दो बातें फरमाई। एक ये फरमाया कि जान को पैदा किया, जान। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन कहते हैं ये जान से मुराद जो जिन्नात का जो सबसे पहले जो इनके अब्बा, उनका नाम जान था, उनका नाम जान था। अच्छा। सबसे पहले वखलकल जानना। हाँ। जैसे हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हमारी, जैसे हम उनकी नस्ल है ना, तो हमारे आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम, तो उनका कुरान कह रहा है वखलकल जानना, कि जान। अच्छा, ये एक होती है हमारे यहाँ मोहब्बत में किसी को कहते हैं मेरी जान, वो जान जीम अलिफ है। हाँ। ये जीम अलिफ मद है, जान। वखलकल जानना। अच्छा, फिर यहाँ इस आयत में दो बातें फरमाई। कहा कि ये नस्ल आदम से पहले बनाया, ये आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल आई इससे पहले बनाया। हाँ। किस चीज़ से बनाया? इस आयत में फरमाया कि मिन नारिस समूम, बेधुएं आग से बनाई। सही। अच्छा, दूसरी इसी की आयत की, और चूँकि कुरान की आयतों में कुछ आयतें मिल मिलाकर फिर उसकी जो है वो फिर तश्कीलात और उसके हक़ाइक़ वाज़ेह होते हैं। एक मकाम पर फरमाया कि वखलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार, कि वो शोले वाली आग से बनाई, जो शोले की आग है ना उससे इसको बनाया। तो इस आयत में पहला तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो जान है वो जिन्नात के सबसे बड़े अब्बा है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसकी फिर नस्ल है या नहीं है इसकी आगे, और फिर इसी आयत में एक और निशानी भी मिल जाएगी, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व, औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, क्या तुम उसको अपना दोस्त बनाते हो, उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो? इस आयत में इशारा है जन्नात की तरफ कि तुम उसको अपना दोस्त बनाते हो। आज हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिन को मेरे ताबे कर लूँ, जिन मेरा दोस्त बन जाए, उसकी औलाद मेरी दोस्त बन जाए ताकि काम से काम निकाले। अल्लाह फरमाया अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, तुम उसको अपना दोस्त बनाते हो, उसकी औलाद को अपनी दोस्त बनाते हो। अब इस आयत में कहा कि तुम उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी नस्ल चलती है, जभी तो औलाद होगी, जभी तो ज़ुर्रियत होगी। सही। इस आयत में एक और बात का इशारा मिल गया, वो एक तो बोला नस्ल चलती है, तो नस्ल कैसे चलेगी? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी एक निकाह का सिलसिला होगा, उसमें निकाह का सिलसिला होगा तो तब जाकर उसकी नस्ल चलेगी, जिस तरह कुरान ने कहा। और फिर क्या कहा? आज हम कहते हैं हमारा दोस्त बन जाए, वो जिन्नात हमारा दोस्त बन जाए, कुरान तो कह रहा है वहुम लकुम अदुव्व, वो तुम्हारा तो दुश्मन है। तो अब तुम, अल्लाह का फरमान तो सच्चा हुआ ना, अल्लाह तो कह रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, हम कह रहे हैं जिन्नात को हम अपने ताबे करें ताकि वो हमारा दोस्त बन जाए। तो अब यहाँ से तीन बातें पता चली। पहली बात ये चली कि उसकी नस्ल है, तो इसका मतलब जैसे इंसान की एक नस्ल है, इसी तरह जिन्नात की भी एक नस्ल है। दूसरी बात, इससे इशारे से ये पता चला कि उनमें भी शायद निकाह होगा तभी तो नस्ल चलेगी, क्योंकि शरीयत तो बगैर निकाह के नस्ल चलाने की इजाज़त नहीं देती। इसीलिए कुरान में एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया अल्लम यतमिस्सुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, कि उनको किसी इंसान ने भी नहीं छुआ और ना ही जान यानी जिन्नात ने भी नहीं छुआ। अब इसकी तशरीह के अंदर मैं ये ने लाइव में वो थोड़ी वजाहत करना नहीं चाहता कि छुआ से मुराद क्या है, ये जो है ना। मगर फिर यहाँ एक और बात अर्ज़ करते हुए फिर हमारे इरशाद भाई भी माशाल्लाह इनसे भी महसूस होंगे। अब वो जो जिन्नात है ना, ये जिन, अब हम तो हर एक को जिन कहते हैं, ये जिन, जबकि सब जिन नहीं होते। जैसे हमारे ना जिन्नात में भी लेवल्स हैं, जिन है, हिन है, जिन है, हिन है, आमिर है, अरवा है, सुआली है, इफरीत है, गैलान है।
ये मुख्तलिफ वो है। अब ये तो चलो हम आगे बताएंगे, मगर सवाल ये है कि वो जिन है ना, तो हम इंसान नज़र आ रहे, जिन क्यों नज़र नहीं आ रहे? हाँ। तो यहाँ पर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया कि जब इनके जो बड़े थे ना, अल्लाह ने कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि हमें कोई देखे नहीं, हमें कोई ना देखे, और दूसरा ये है कि हमारा जो है वो बूढ़ा होकर ना मरे, जो भी मरे वो बूढ़ा जवान होकर मरे। तो यहाँ अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और वो जिन्नात जो है अल्लाह ने उनको ऐसी मखलूक बना दी कि उनको कोई देख नहीं सकता। सही, मतलब ये नहीं कि वो इस तरह की मखलूक है कि इनको कोई देख नहीं सकता। अच्छा, इनकी हकीकत के हवाले इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि ये जो जिन है ये कहाँ रहते हैं? अब जैसे इनके बारे में डिटेल तो बता दी कि भाई इनकी फैमिली होती है, और ऑब्वियसली इनकी जो तमाम तर सिलसिला चलता है, ऑब्वियसली इनकी शादियाँ भी होती हैं, लेकिन ये बताएं कि ये कैसे जो है इंसानों, कहते हैं ना कि इंसान कहते हैं कि जी यहाँ पर कोई जिन है, हमें फ़ील हो रहा है, तो किस तरह ये रहते हैं? ये मतलब वीरानों में रहते हैं या फिर ये जंगलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं? ऐसे कौन से इंसान होते हैं जिनके ये घरों में रहना पसंद करते हैं, या वहाँ पर ये रहते हैं लोगों को या तो तकलीफ़ दे रहे होते हैं या फ़ायदा दे रहे होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आज बिलख़ुसूस 14 अगस्त के हवाले से कहना चाहूँगा तमाम आलम इस्लाम को और हर पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी जी, आपको भी बहुत मुबारक। अल्लाह ज़बान मुबारक करे, वाकई में हमारे लिए ये जश्न आज़ादी हो। हाँ। अच्छा, अब दूसरा आपने जो सवाल किया कि हमें कैसे पता चलता है कि आया जिन्नात हैं या नहीं, हमारे साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। देखें, जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ जगहों पे रहता है, मुख्तलिफ़ शहरों में रहता है, मुख्तलिफ़ घरों में रहता है, मुख्तलिफ़ फ्लैट्स में रहता है, इसी तरह इनका भी रिहाइश इसी तरह होती है। अच्छा। जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ये रहते हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर जो इनकी अफजाइश नस्ल होती है वो वीरानों में होती है, जज़ीरों में होती है, समंदर के करीब के इलाकों में होती है। तो हम जहाँ इंसान महसूस करते हैं, जिस तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं, जिस तरह लाइट को महसूस करते हैं, इसी तरह क्योंकि वजूद आग का होता है इसलिए लोग महसूस करते हैं। कुछ लोग आँखों से जिन्नात को देखा भी जा सकता है। अच्छा, हर आँख नहीं देख पाती। कैसे होते हैं ये? हाँ, साहब मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। जी। हर आँख नहीं देख पाती, ये बड़ा नुक्ता अहम है, लेकिन देखा जा सकता है। सही। कुछ जिनको अल्लाह ने आँख अता की है वो अपनी आँखों से, ज़ाहिरी आँख से ऐसे ही देखते हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। अब आपने कहा वो कैसे होते हैं, इनके मुख्तलिफ वजूद है, जैसे अल्लामा साहब ने बताया इनकी मुख्तलिफ ज़ातें हैं। हाँ। इसी तरह इनके मुख्तलिफ वजूद होते हैं। हाँ। कुछ जो तजर्बों में बात आई, देखने में भी आई, वो बता देता हूँ, और फिर उस पर अल्लामा साहब मज़ीद कलाम भी कर देंगे। हाँ। हमने देखा उनमें बहुत बोने, बहुत छोटे, जिनके एक सींग होता है, इस शक्ल में भी होती है, नॉर्मल इंसान की शक्ल जैसे होती है। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज़ जो आपने देखा होगा उद्दा की शक्ल में बैठे होते हैं, सेम इसी तरह, लेकिन एक सींग होता है इनके यहाँ। कुछ दराज कद के होते हैं, बड़े कद के, तकरीबन इतने बड़े कद जिस तरह 5 मंजिला बिल्डिंग। एग्जैक्टली, वो बहुत तवील बहुत उनके दराज कद होते हैं, और उनके जो कहते हैं कि जो पाँव होते हैं, मतलब उनके वो भी लंबे होते हैं, और हाथ शायद वो लंबे कर लेते हैं। सेम इंसान का जैसे रूप होता है, जैसे लंबा कद, उसी तरह हाथ भी बड़े होंगे और पाँव भी बड़े होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ मशहूर है कि उल्टे पाँव होते हैं, सीधे पाँव होते हैं। अच्छा। ये ऐसी अफवाहें, इसकी कोई हकीकत नहीं है। सही। हाँ, पाँव से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हमने कहा पाँव उल्टे हैं तो देख लें चुड़ैल तो नहीं आ गई। ऐसी कोई बात नहीं। सही। उनका भी वजूद ज़ाहिरी इसी तरह होता है जैसे हमारा वजूद होता है। हसीन भी होते हैं, कम हसीन भी होते हैं, इस तरह की तमाम उनकी मुख्तलिफ इकसाम भी हैं। और जब उनको हम मज़ीद देखने जाते हैं, जैसे बाद लोग अमलियात पढ़ते हैं कि हमें वो नज़र आ जाए, हमारी नज़र बातिल खुल जाए, जिसे हम कहते हैं बातनी आँख या छठी हिस्स खुल जाए, या आँख खुल जाए, बातनी आँख खुल जाए, तो जब वो देख पाते हैं तो फिर भी यानी उनकी फिर भी तशख़ीस मुश्किल होती है। यानी इतना आसान नहीं है जैसे हमारे यहाँ हर बंदा कह रहा होता है कि मैंने जिन्नात को देख लिया, हमारे यहाँ से गुजर गए, मुझे नज़र आ गए। तो ऐसे बहुत कम है, लेकिन देखा जा सकता है और मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। चलिए जी, देखा जा सकता है और इनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब कौन लोग जो है देख सकते हैं इन जिन्नात को, और किस तरीके से जो है ये लोगों के साथ उनके घरों में रह रहे होते हैं, इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है जिन्नात के हवाले से, और जिस तरीके से इनके शजरे के हवाले से मुफ्ती साहब ने डिटेल में बताया। अब कुछ बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी फ़लाँ ने किसी जिन को कैद किया हुआ है, फ़लाँ जो है वो किसी जिन से काम करवाता है। तो अब सवाल ये है कि जिन्नात ख़ुद किसी के दोस्त बनना चाहते हैं? क्या ये ख़ुद चाहते हैं कि कोई शख्स इनको देखे तो फिर ये किसी को नज़र आ जाते हैं, या फिर लोग बहुत ज़्यादा तको-दौ करते हैं और ये इंसानों पर इतने हावी कैसे हो जाते हैं? जी मुफ्ती साहब। देखिए, एक बात यह है कि जिन्नात जो है ना,
ये इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। जी। पहली बात ये है कि अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया कि कुछ लोग जादू करते हैं, वो जादू के अमल के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो जादू के अमल करते हैं। उसमें एक होता है कि वो शयातीन को ताबे करते हैं, वो जिन्नात को ताबे करते हैं, और उनका उसके लिए वो या तो ऐसे अफ़आल करते हैं जो या शिरकिया होता है या कुफ्रिया होता है, या फिर वो गुनाह कबीरा वाला होता है। उनका मकसूद ये होता है कि वो शैतान या जिन्नात को राज़ी करें और वो उनके ताबे हो जाए, और वो ताबे होने के बाद उनके ज़रिए से वो फिर वो उनसे मफाद अच्छा, हासिल एक करें। चीज़ की तस्दीक कीजिएगा कि जो जिन्नात हैं जिस तरीके से आपने बताया, तो ये इसमें दो तरह के होते हैं, मतलब अच्छे भी होते हैं और ये शरीर भी होते हैं, या जो आप ये शैतानी सिफ्त जो है वो बता रहे हैं? देखें, इंसान के अंदर भी, इंसान में भी अच्छे और बुरे मौजूद हैं, जबकि नस्ल इंसानी से ज़्यादा तादाद में जहाँ एक इंसान पैदा होता है तो वहाँ उस वक्त में 9 जिन्नात पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तादाद इंसान से ज़्यादा हुई, और इंसान वो है कि इंसानों में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, क्योंकि इसी की वजह से अमल होगा और उस अमल की सज़ा व जज़ा होगी। इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे हैं बुरे हैं, मगर अक्सर बुरे हैं, अक्सर बुरे हैं। सही। इसीलिए कहा गया कि जो जिन्नात में जो शरीर होंगे उसको शैतान कहा जाता है। सही। जो जिन्नात में शरीर होगा उसको शैतान कहा जाएगा, जो जिन्नात में शरीर होगा उसको मुरद्दा कहा जाएगा। ये लोगों पर इतने हावी कैसे हो जाते? वो आगे अर्ज़ करूँ। जिन्नात में जो शरीर होगा उसको शैतान कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो जिन्नात में जादूगर होगा उसको गैलान कहा जाता है। सही। जो गैलान है, इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जिन्नात में भी ऐसे जादूगर हैं कि वो गैलान जादूगर होते हैं, वो बाकायदा जादू करते हैं, और जब वो ऐसे जिन्नात, जो जादूगर जिन्नात तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनको तंबीह करो। तो पूछा कैसे तंबीह करे? कहा हुजूर ने फरमाया आज़ान दो, आज़ान ये है, इनको तंबीह करो तो वो उससे भाग जाएंगे। तो ये शरीर में गैलान भी है। अच्छा, इसी जिन्नात में सुआली है। वो सुआली वो होता है जो कभी इधर निकल जाता है हवाओं में, कभी उधर निकल जाता है, उसको सुआली कहा जाता है। इसी जिन्नात में इफ़रीत है। इफ़रीत जिन्नात में वो शरीर नहीं होता, वो शरीफ होता है, मगर ताकतवर होता है। जैसे कुरान ने एक मकाम पर फरमाया क़ाल इफ़रीत मिनल जिन्न, तो वो शरीफ होता है मगर ताकतवर होता है। इसी जिन्नात के अंदर हिन होता है। हिन के बारे में फरमाया गया ये जिन्नात में जिन नहीं, ये हिन होता है। जो जिन्नात के कुत्ते होते हैं या लेवल छोटे लेवल के होते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं उसको जिन कहा जाता है। अब यही जो जिन्नात है, इसमें जो अच्छे जिन्नात होते हैं, तो एक हदीस शरीफ में आता है, बहुत अहम हदीस है आज के हवाले से, वो ये है कि हुजूर ने फरमाया जब रात को नमाज़ पढ़ो तो तिलावत ऊँची करो, ऊँची, जैसे तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो तिलावत ऊँची करो। तुम्हारे घरों में जो मुसलमान जिन्नात होंगे वो तुम्हारी नमाज में शामिल हो जाएंगे, और जब तुम्हारी नमाज में शामिल होंगे फिर वो तुमसे मोहब्बत करेंगे, और जब तुमसे मोहब्बत करेंगे तो फिर तुम्हारे साथ जब मसले होंगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो शरीफ जिन्नात मुसलमान जो होंगे वो घर में होंगे, और वो घर में जो जिन्नात होंगे वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब खुलासा सवाल का ये है कि अच्छे जिन्नात भी मौजूद हैं जिनको बाज़ दफ़ा लोग ताबे करते हैं, उससे वो बुरे जिन्नात होते हैं उसको ताबे करते हैं, और उससे फिर लोगों को नुकसानात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जिसको शरीयत ने जिन्नात को ताबे करने से मना किया। मगर इसके बरअक्स आप अपने रब को राज़ी करें, उसकी इबादत में रहें। जब उसको राज़ी करें, अल्लाह यूदअ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ज़मीन पे उनकी मकबूलियत रखता है। जब मकबूलियत रखता है तो जिन्नात भी उससे मोहब्बत करके खुद उसकी खिदमतगार बनती है और मुआविन बन जाती है। सही, मतलब ये नहीं कि ये आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके जो अमाल हैं, उससे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जिन्नात आपसे अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर आपके मददगार हो जाते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ज़रा बताइएगा इनके बारे में कि मज़ीद इनकी क्या हकीकत है और किस तरह ये किन जगहों पर, जैसे अभी हमने बात की कि जंगलों में, समंदरों में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो कौन से घर होते हैं जहाँ पर आप खुद भी, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि हमारे घर पर साया है या जिन है या हमें तंग कर रहे हैं, तो ये किन लोगों को तंग कर रहे होते हैं? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अज़हर साहब ने बहुत अच्छी एक बात को समझाने की कोशिश की। मैं इस सवाल के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखता हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर होते हैं, जो ज़िक्र व अस्कार से दूर होते हैं, जो सुन्नत से और सुन्नत नबी के आमाल से दूर होते हैं, अताअत मुस्तफ़ा से जो लोग दूर होते हैं, वो लोग गिरफ़्तार होते हैं। अब आपने पूछा कि वो गिरफ़्तार किस तरह होते हैं, वजह क्या है, ताकत है उनमें, क्या चीज़ है।
देखें शरीर जो होता है वो शरीर वो है ही शरीर इसलिए कि वो तंग करेगा, तकलीफ़ देगा, परेशानी का सबब बनेगा। तो जितने भी शरीर जिन्नात हैं वो इंसान के वजूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उसको तंग करते हैं। ये कहते हैं कि झपट्टे में आ गए, वो तंग करते हैं या वो छोड़ नहीं रहे उसको, एकदम आवाज़ बदल जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या चेहरा बदल जाता है, चेहरे की फीलिंग्स बदल जाती है। यानी अगर शादी का घर है, मतलब हंसी खुशी इवेंट कर रहे हैं जो भी शादी का है, और वो जो शख्स होगा वो मायूस होकर बैठा होगा। इसी तरह मैयत का घर है तो वो हो सकता है वो शरीर हो शरारत कर रहा हो, मुआसरा हो, कह के लगा रहा हो, और जो तकलीफ़ में लोग जिससे हो जाए, जिसमें तकलीफ़ में आ जाए, या उसको अलग से नज़र आ जाए कि इस तरह वो जब किसी बंदे को गिरफ्त कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, अब वो बंदा एक नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा कुछ करता है। यानी नॉर्मल बंदा जब मैयत में जाएगा तो वहाँ गमगीन होगा, खुशी में जाएगा तो खुशी महसूस करेगा, तो ये इसके अलावा करते हैं ताकि हमारी शरारत, हमारा वजूद ज़ाहिर हो, या हमें ज़ाहिरी तौर पे लोग पहचान सकेंगे इसके साथ जिन्नात है। तो एक तो ज़ाहिरी अलामत से लोग पहचान जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, पहचान में नहीं आते, लेकिन जब कोई ऐसा आमिल जिसके पास इल्म होता है वो जब देखता है तो फ़ौरन पहचान जाता है। एक कॉलर ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? सलाम बेटा, सबा से मैं मोहम्मद बात कर रही हूँ। क्या आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये जो अभी हमारे मुफ्ती साहब जो बता रहे हैं उसके बारे में मैं जी पूछिए। मेरे वालिद घर के ऊपर भी चीज़ों के असरात हैं, न्यू टाउन मस्जिद गुरु मंदिर पर, और जहाँ मैं रह रही हूँ शारा सेक्टर, यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ जरा इसके बारे में बताएं। अच्छा जी तो मैं कंटिन्यू करता, जैसे हमारी अम्मा ने कहा कि ये इस तरह के मामला इनके घर में भी है, गुरु मंदिर में भी है। कराची के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ ये असरात ज़ाहिर होते हैं। अब करना क्या चाहिए, मतलब असरात का तो पता चल गया, जैसे इनको पता है कि हमारे घर में ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं, या शरारत कर रहे हैं, या शरीफ हैं तो वो हमारे नमाज में शामिल हो रहे हैं, हमारी दीगर कामों में शामिल हो रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? सूरह बकरा सुने, उस घर में लगाएं, सूरह बकरा का बार बार विर्द करें, बार बार लगाएं। अज़ान, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि अज़ान दी जाए, तो बहुत ये सारे वो अमाल हैं जिससे जिन्नात से निजात पाई जा सकती है। अच्छा, अभी आप जिस तरह से बता रहे थे कि जिन्नात जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, समंदरों में रहते हैं, सन्नाटे में रहते हैं, तो जिस तरह मैंने अभी पहला आपसे क्वेश्चन किया था ना ब्रेक के बाद कि ये घरों में कैसे आ जाते हैं, मतलब जब ये सन्नाटों में रहने के आदी होते हैं तो फिर ये उन घरों में कैसे आके आबाद हो जाते हैं जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि ये तो सन्नाटे में रहने के आदी होते हैं। असल में हर चीज़ मुतलाशी है ना, तलाश में रहती है। शरीर को शरारत के लिए कुछ चाहिए, शरीफ को शराफत के लिए कुछ चाहिए, तो जो शरीर होते हैं वो तलाश कर रहे होते हैं ऐसा बंदा कि किसको तंग किया जाए। वो कभी साथ लग के आ जाते हैं। जैसे मैं अपनी बहनों से नसीहत भी करूँगा, जब वो आईब्रोज बनाती हैं, बाल कटवाती हैं, बाल खुले रखती हैं, तो अब 100% आपने दावत दे दी कि आ जाओ, आप बेल मुझे मार। अच्छा, हाँ। इसी तरह खुशबू है, इत्र है, हुस्न है, ज़ाहिरी हुस्न है, तो इन सब से वो मुतासिर होकर वो घरों तक आ जाते हैं। पर जब घरों में आ जाते हैं तो वजूद के अंदर दाखिल होते हैं। इसी तरह सांस के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं, खून के ज़रिए दाखिल होते हैं, कुरान में मौजूद है। खून के तरह गर्दिश करते हैं वो, फिर वजूद के अंदर गर्दिश करते हैं, फिर इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। अब जिन्नात की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है लेकिन आराम नहीं आ रहा, सर में दर्द है, मेडिसिन खाली आराम नहीं आ रहा। सही। और बहुत सारी बीमारी जिसका डॉक्टर इलाज कर करके थक जाते हैं, आराम नहीं आता, टेस्ट में नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, उसके पीछे रीज़न जिन्नात होता है। सही, ये इसके पीछे जो रीज़न है ये जिन्नात होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी डिटेल में बताया ख्वाजा साहब ने कि भाई ये परफ्यूम लगाना या फिर ये बाल खोलना या जो दीगर चीज़ें होती हैं उसकी वजह से वो मुतलाशी होते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर वो अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। चलिए जी, अभी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सादिक साहब से 2 सवाल हैं कि ये जो जिन्नाती नज़र बद बच्चियों पे होती है जिसकी वजह से उनकी शादियों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, उसके तोड़ के इलाज के लिए कुछ बता दीजिए। अच्छा ठीक है। अस्मा पूछ रही हैं कि वो मतलब ये जिन्नात के थ्रू कुछ बंदिशें होती हैं या नज़र बद होती है या वटेवर, तो वो शादी में रुकावट बनती है, तो उसका तोड़ कोई बता दीजिए। देखिए, नज़र बद खा वो नज़र बद जो है ना, वो जिन्नात की वजह से हो या इंसान की वजह से हो, और उसकी वजह से उसके रिश्तों में प्रॉब्लम हो या कोई ओवरऑल प्रॉब्लम हो, उसके लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं। उन वज़ाइफ में एक वजीफ़ा है सूरह कौसर है। सूरह कौसर, इसको अगर पढ़ा जाए और जो जब भी कुरान पाक की कोई आयत या कोई वजीफ़ा पढ़ा जाए
तो आप अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रेजेंट रखें कि ये इस मसले के लिए ये प्रॉब्लम मेरे ख़त्म हो, और सूरह कौसर को पढ़कर अगर दम किए जाए, 41 दफ़ा पढ़ लिया जाए, 111 दफ़ा पढ़ ली जाए, या 313 दफ़ा पढ़ ली जाए, और इस तरह पढ़ा जाए, तो उससे नज़र बद इंसानी हो, ये जिन्नात की हो, और रिश्ते को हो, या ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम हो, तसव्वुर पढ़कर अपने बदम करते जाएंगे, वो इंशाअल्लाह असरार हटते चले जाएंगे, असरात जो हैं उसके कम हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि जिन्नात की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अपने ऑरा की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये दोस्त बन जाते हैं उनके। तो ये ख्वाजा साहब, अगर किसी को नज़र आ रहे हैं, मतलब वो बंदा बड़ा परहेजगार है, उसका अच्छा स्पिरिचुअल सेंस है, सारा कुछ है, अब कोई जिन अगर किसी को नज़र आ रहा है तो उस वक्त वो इंसान क्या करे? उस टाइम पर उसको क्या करना चाहिए? वो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्यों नज़र आ रहा है, ये मेरी मदद के लिए है, ये मेरे नुकसान के लिए है, कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, जैसी नजर आएगा पहला तो डर जाएगा, जाहिर है। हाँ, हाँ। उसके बाद वो शाह जाने तो राह जाने, हाँ। वो रुकते वहाँ रुकेगा या भाग जाएगा तो बाद में पता चलेगा। सही। हाँ। करना क्या चाहिए? हाँ। देखिए, सबसे पहले इंसान अशरफुल मखलूकात है। हाँ। और हमारे कैमरामैन ने भी सवाल किया था कि वो इंसान ज़्यादा ताकतवर है या जिन्नात ज़्यादा ताकतवर। तो मैंने पूछा था रीज़न क्या है सवाल का। अगर ज़ाहरी तौर पर जाएंगे तो इंसान अशरफुल मखलूकात उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। सही। लेकिन बाद औक़ात जिन्नात में बहुत ताकत, हाँ, बहुत ताकत है। अब वो बग़ैर किसी वसीले के वो दूसरी जगह से एक जगह पर चीज़ ला सकते हैं। हाँ। सिर्फ चीज़ ही नहीं ला सकते, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ताला बंद है, अब लॉक इंसान नहीं हटा, बहुत ज्यादा जो है ये तेज तरीन ट्रैवल करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं विदिन अ सेकंड। अब गिनने में आप ज़मीन के ज़र्रे नहीं गिन सकते, इनको लगा दें। हाँ। पत्ते नहीं गिन सकते, इनको लगा दें, और ये स्पेशली बहुत तेज़ करेंगे। हाँ। सफाई पे हमारे नाना की अक्सर मिसाल गाँव में मशहूर है कि उन्होंने कहा भाई मस्जिद साफ़ करो। हाँ। तो लोगों ने कहा वो हमें तो टाइम लगा, बोले मुझे जल्दी जल्दी करानी है। तो उनमें कुछ जिन्नात के बच्चे भी पढ़ने आते थे। हाँ। उन्होंने आँख बंद की, खोली तो सफाई थी। हाँ। तो ये मैं मशहूर मस्जिद वारिस शाह मस्जिद मलका हास पाकपतन शरीफ में मशहूर मस्जिद की बात कर रहा हूँ। सही। विदिन अ सेकंड वो साफ़ हो गई। सही। तो इस तरह है कि बहुत तेज़ काम लिया जा सकता है, ताकत में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और इसी तरह अगर ये बहुत अच्छे हो जाएं तो अच्छाई में बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे पतरी इंसान किसी के गुर्दे से नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हाँ। इसी तरह लीवर की या पित्ते की पतरी नहीं निकाल सकता, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इंसान के लिए इलाज करना मुश्किल है, बहुत आसानी से इलाज कर लेते हैं। हाँ। मैं अपनी आंखों देखा एक वाक़या बताऊं तो बैग की चाबी खो गई। हाँ। बैग की चाबी खो गई, वो भी चाबी ये मैंने कहा ले आओ भाई, बोला अभी लाए। ये चाबी आ गई, वो भी पित्तल की बनी हुई। या तो अक्सर स्टील की चाबी होती है ना, सही, पित्तल की बनी हुई चाबी आ गई। सही। तो ये तो आंखों देखा वाक़या मैं बता रहा हूँ। सही। तो बहुत तेज़ काम करते हैं, ताकतवर भी बहुत होते हैं, और बहुत तेज़ी से सारे अमूर अंजाम दे सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे शो पर आए। और आज हमने यही कोशिश की कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, आपकी क्यूरीज होती हैं, उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। और आपके जितने सवाल थे, आई होप कि वो तमाम तर सवालात जो है वो मैंने ज़रूर पूछे होंगे, क्योंकि जिन्नात के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हमें कॉल्स भी करते हैं और पूछते भी हैं, सवालात भी पूछते हैं कि क्या क्यूरीज़ हैं, ये क्यों होते हैं घर में, किस लिए रहते हैं। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। ज़रूर इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। अभी वक्त हुआ है शो में ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे बात के जो डार्क सर्किल हैं, इनका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो क्या है, और एंटी एजिंग प्रोजेक्ट्स जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, और किस तरीके से आप जो है वो जवान नज़र आ सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब बात कर लेते हैं उस मौजू पे कि जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन रेमेडी जो है वो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे हैं डार्क सर्किल की, आंखों के नीचे काले गड्ढे और जो गड्ढे टाइप हो जाते हैं, इनका क्या हल है और आप कैसे जवान दिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे लोग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर उनको उसका नुकसान हो जाता है, उनको सही प्रोडक्ट जो है वो मिल नहीं पाती कि किस तरीके से आप जवान नज़र आ सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। और जवान रहने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको अपने डार्क सर्कल रिमूव करने होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह भाई और हमारे साथ हैं आसिम भाई जो कि न्यूरोपैथ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कि किस तरीके से जो है वो आप अपने लुक को यंग रख सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करे और बेबी स्किन हो जाए। देखें, इसके लिए टू दी पॉइंट, जैसे शॉर्ट टाइम होता है, टू दी पॉइंट बात करेंगे
उनके वजूहात और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। जी। उसकी जो कॉजेज़ होती हैं कि स्ट्रेस है, हाँ। हमारी लाइफ इस तरीके से चल रही है, और इसके अलावा नींद की कमी के बड़े मसाइल होते हैं। हाँ। इसके अलावा इसका जो हल है ना वो क्या है, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, थोड़ी सी अपने आप को टाइम दें, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ठीक है। नींद कम से कम आसिम भाई चले, ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हमें पता ही है ना कि भाई स्ट्रेस है, फिर नींद पूरी करनी है एंड ऑल दैट, तो आप इसका रेमेडी बताएं, हल बताएं। हाँ, यही मैं भी इसी तरफ आया था कि ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, ऐड ऑन करनी है। उसके बाद रेमेडी जो है उसमें आप बेहतरीन हल आपके पास होता है शहद। तो शहद को आपने इस्तेमाल करना है, इसका किस तरीके से ऐड करना होगा ये देखेंगे सबसे पहले ना। शहद आप 1 चमचा ले लें, क्योंकि बराबर उसको तैयार करना एक प्रॉपर एक सिस्टम है। शहद 1 चमचा ले लें उसमें, और आप उसमें चंद कतरे जो है वो जैतून के तेल की शामिल कर लें। चंद कतरे जैतून का, 1 चमचे शहद है और चंद कतरे जैतून के तेल का आपने शामिल कर लिया, उसको मिक्स कर लिया, और ये आपने रात को सोते वक्त अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट 15 मिनट अप्लाई करके उसके बाद साफ करें चेहरे को, उसके बाद सो जाए। ये आपने एक टाइम ये कर लेना है। इसके अलावा बनाना जो है वो एक अच्छा एंटी एजिंग काम करता है। अच्छा, सही। बनाना का पेस्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। बनाना का पेस्ट बनाए और उसको 10-15 मिनट अप्लाई करके उसको जी फेस जो है वो साफ कर लें। सही। तीसरा जो चीज़ काम करती है वो अभी तो खैर सीजन ऑफ हो गया, खुबानी जिसे हम कहते हैं, ताज़ा खुबानी। अगर उसको जो है वो आप कट करके उससे फेस का स्क्रब करें और उसको 10-15 मिनट को उसको होल्ड कर दें, उसके बाद फिर उसको साफ कर लें, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं एंटी एजिंग के तौर पर। और जो पहला मैंने आपको बताया था शहद और जैतून का तेल, ये आप डार्क सर्किल पे लगा सकते हैं। शहद और जैतून का तेल और शहद और बादाम का तेल दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसको आप जो है डार्क सर्किल पे यूज़ कर लें, और बाकी एंटी एजिंग के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और शाह भाई जिस तरीके से हमेशा बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडीज़ बता रहे होते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आसिम भाई ने भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताई। शाह भाई ये बताएं कि डार्क सर्किल का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और किस तरीके से आप जो है वो कहते हैं ना कि हमें बेबी स्किन चाहिए, हमें यंग लुक चाहिए, वो कैसे पॉसिबल? देखिए, एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें अपनी, और दूसरा वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। तो मैं समझता हूँ आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम चावल जब पकाते हैं ना, तो चावल की पीच होती है, पानी होता है जो, उसे आप जमा कर लें, और उसे ठंडा करने के बाद आप हाथ पे कॉटन का कपड़ा लपेटें और यूँ डिबो के रब करें आप चेहरे पे। आप देखें आपकी स्किन का कलर भी साफ होता जाएगा, डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होते जाएंगे, और साथ में स्किन लिफ्ट भी होती जाएगी। बाद लोगों को ना ऐसे धब्बे बने हुए होते हैं, ये धब्बे उसको भी बने हुए खत्म होते हैं। करती है। सही। और अच्छा शाह भाई, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग, यानी मैं भी इस बारे में बहुत बात करती हूँ कि अगर पानी का इंटेक बढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बार बार वॉशरूम भी जा रहे होते हैं, तो उसका क्या हल है? ज़ाहिर है फिर वो किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, क्योंकि आप उतना पानी पिएंगे ना जितनी आपकी किडनी की इंटेंसिटी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी पीते हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखें, आप हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं, तो रात तक आपके 8-10 गिलास हो जाएंगे, जो कि काफ़ी है आपके लिए। सही। तो ये बाज़ लोगों का मसाना वीक होता है, बाज़ लोगों को जब पानी जब पीना शुरू करते हैं तो यूरिन बार बार आता है, तो जारी बात है उसकी कैलोरीज निकल रही होती है उसमें, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप पानी का टेक कम करेंगे, यूरिन कम हो जाएगा, जो कि आपकी किडनीज पे असर करता है। लेकिन पानी जो है आप 8-10 गिलास नॉर्मल है, आप इतना तो पी सकते हैं। अगर इसको आप ज़्यादा करेंगे, 15-16 गिलास पे ले जाएंगे, तो आपको नुकसान का सबब बनता है। लेकिन पानी इस तरह रखें, और दूसरा अपनी नींद पूरी करें, खाने के बाद फ्रूट का इस्तेमाल करें आप, तो आपको कमज़ोरी नहीं होगी। दूसरा, आपको अगर कमर में दर्द की शिकायत रहती है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। जिन लोगों को कमर में दर्द की शिकायत रहती है, तो वो सिंघाड़ा और कमर कस, ये 2 चीज़ें ले लें। सिंघाड़ा, कमर कस 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच लें, तो ये कमर के दर्द को खत्म करे। आमतौर पे खवातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से होती है कमर में दर्द, ये उस शिकायत को भी दूर करती है। इसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं। सही। तो ये अच्छा, भी आपकी इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसकी जो है ना झटपट, यानी कि फौरन से कहते हैं ना लोग कि भाई बहुत प्रोलॉन्ग हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें झटपट चाहिए, कि भाई कोई मास्क हो, कोई रेमेडी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप हमारे साथ में देखिए, एक रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा। श्योर। ठीक है, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में मैं बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है। आप देखें, आप सदा जवान नजर आइए। दूसरी चीज़ ये है
कि मैं आपको वो बूटियां बताऊंगा, जड़ी बूटियां जिसमें ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है, जो कलर फेयर करने में मदद देती है। अच्छा, फिर बस बताएं शाह भाई, दिखाएं रेमेडी तो क्या है। वो हम बनाकर दिखाएंगे, अभी सामने आ रही है। चले जी, अगर हमारे पास इसमें ब्रेक हो तो उसके बाद हम बना देंगे। चले जी, अभी थोड़ी सी देर में जो है शाह भाई ये रेमेडी जो है वो हमें बना के दिखाएंगे। अच्छा जी, आसिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम भाई ये बताएं कि एंटी एजिंग बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की जाए, क्या रेमेडी है जो कि आपको जो है अच्छा लुक दे सकती है, आपकी स्किन को ग्लो कर सकती है? देखिए, एंटी एजिंग जो हर्ब्स है ना, हाँ, उनमें आपके पास आती है करफ्स, एक अजवाइन होती है। अजवाइन की एक किस्म है, अजवाइन की 4 किस्में मशहूर हैं। हाँ, तो उसमें एक अजवाइन होती है अजवाइन करफ्स, वो इस्तेमाल होती है। उसको बारीक पाउडर करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक दवा होती है जिसको किस्ते शीरी कहा जाता है, किस्ते शीरी, इसके कुस्तुल हिंदी भी कहते हैं, किस्ते शीरी भी कहते हैं। किस्ते शीरी का बारीक पाउडर ले लें, ठीक है। अगर जैसे आपने 10 ग्राम किस्ते शीरी लिया तो 5 ग्राम आपने तुख्मे करफ्स यानी अजवाइन करफ्स जिसको हम कहते हैं, वो आपने इसमें पाउडर में शामिल कर लिया। इन दोनों का कम्बिनेशन बना लें, और इसका भी आपने पेस्ट ही बनाना है। इसका पेस्ट बनाने के लिए तरीका क्या है कि आप जो है वो इसके अंदर चाहें तो शहद शामिल कर लें, चाहे तो दूध, या चाहें तो आप इसके अंदर चावल का जो पानी होता है वो शामिल कर लें। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंपली पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाकर आप उसको इस्तेमाल करें। 10-15 मिनट लगाकर उसके बाद फेस जो है वो साफ़ कर लें। सिंपली इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये तो हुई लगाने की दवा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप खाते हैं तो उससे आपको इंटरनली जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो बेहतर होता है। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो उनके फंक्शन जो होते हैं उनको बेहतर करते हैं। जब आप उसको फंक्शन बेहतर करते हैं तो आप खुद ब खुद जो है वो एजिंग की तरफ जो है वो आपका जो सफ़र होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा जी, ये शाह भाई ने ऑलमोस्ट जो है वो कुछ रेमेडी के लिए चीज़ें रेडी की हुई हैं। शाह भाई ज़रा बताते भी जाएं, बड़ा बिजी लग रहे हैं आप। साथ साथ बताते भी जाएं कि क्या क्या कर रहे हैं। ये डार्क सर्कल के लिए, ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगी और इस कलर भी फेयर करेगी, साथ में स्किन को लिफ्ट भी करेगी। सही, ये ऑलराउंडर नुस्खा कहलाता है। सही। देखें, ये एक जड़ी बूटी आती है कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना भी कहा जाता है। अच्छा जी। और ये आपने लेनी है 1 चाय वाली चम्मच के बराबर। ये आप पानी इस में तरह डाल 1 गिलास पानी में भिगो दें। सही। और ये है गुले गुड़हल, इसमें ग्लूकोथायन की मिकदार बहुत पाई जाती है। हाँ, और ये भी हम लेंगे 1 चम्मच के बराबर। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के ये पानी पीना है। अच्छा जी हाँ, सही। इसमें एक दफा फिर से बताइएगा, गिलास में आपने क्या डाला है? गुले गुड़हल। अच्छा। और दूसरा डाला है कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना भी कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों 1-1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सही। और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक। 1 टाइम रोजाना पीना है। ये 1 महीना पीना है, आप गोरे गोरे नजर आएंगे। अरे वाह। दूसरा, लगाने के लिए जो हम मास्क बनाकर दिखा रहे हैं, जिससे आपकी स्किन भी लिफ्ट होगी और ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, साथ में अगर खड्डे निशान हो, धब्बे हों, सब खत्म होंगे, डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे, और आप यानी सदा जवान नजर आएंगे। सही। तो कम से कम आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। सही। तो उसके लिए आपने लेना है ये समंदरी झाग है। अच्छा। ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। और ये है हुस्न यूसुफ। ठीक है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। एक हो गया समंदरी झाग, एक हो गया हुस्न यूसुफ, और ये है अंडों के छिलकों का पाउडर। अंडों के छिलकों का पाउडर। जी, अंडे छिलके फेंक देते हैं ना आप लोग, फेंके नहीं, बड़े काम के होते हैं। अच्छा। इसको ऐसे पाउडर बना के कपड़े में छान लें। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ये हो गए 3 चम्मच। सही। इसके अंदर हम 3 चम्मच उपटन डालेंगे। कोई भी अच्छा वाला उपटन हो, वो आप इसमें ऐड कर लें। अरे और इसे जार में भर के आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं सारी चीजों की। सही। इस तरह बना के आप रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आप अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। हमारे पास यहाँ पे अर्के गुलाब मौजूद है। अर्के गुलाब मौजूद है, राइट। अब हम इसके अंदर हम इससे पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, ये सही है। ये है जी समंदरी झाग, और इसके अलावा उपटन है, और उसके अलावा हुस्न यूसुफ है, और अंडों के छिलकों का पाउडर है, जो कि हम अब गुलाब के अर्क में जो है वो मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है या किस तरीके से बनाना है? फिर इसको फेस पे लगाना है? इतना बनाना है कि चेहरे पे ठहर सके ये। सही, मतलब अपनी फिजिबिलिटी के, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली आप ये पेस्ट बनाएं, जितना आपको लगता है कि आपने उतना थिक या थिन रखना है। अच्छा, फिर इस पेस्ट को जो है से बना के जी आप अपने आप इस तरह पूरे चेहरे पे आप अप्लाई कर लेंगे। सही।
अच्छी तरह इसको मिक्स करके, तो ये जो ऐसे है ना अप्लाई कर आपने लें, सही आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फर्क आता है। सही। शाह भाई ये जरा रब किस तरह से करेंगे, रब करके दिखाएं। इस तरीके से, लेकिन जब लगाने के बाद जब ये खुश्क हो जाए फिर पानी का स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, फिर आप इसे हल्के हाथ से रब करेंगे, 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आप, फिर धो लेना है। अच्छा, ये कितने दिन तक कर सकते हैं? ये एक टाइम रोजाना करें आप। और ये गुले गुड़ल और गुल बाबूना का पानी जो है ये सुबह निहार मुंह पिए आप देखें, आप 1 महीने में लोग कहेंगे कि आप कोई खास चीज यूज करते थे। अच्छा, हाँ, इतना फर्क मिलेगा। मतलब ये आपने मास्क लगाना है, कलर भी फेयर और ये इस पानी पीना है, ये पानी पीना है। अच्छा, ये डार्क सर्किल के लिए भी, स्किन के लिए भी, एंटी एजिंग भी है, और ये जो है आपको चेहरे को ग्लो बहुत ज्यादा देगा, ग्लो भी करेगा और शाइन भी देगा। सही, दोनों ग्लो भी होगा और शाइन भी। फेयरनेस के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। अच्छा, समुद्री झाग के हवाले से तो शाह भाई वैसे भी बड़ा लोग बात कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा होता है ये, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसकी काफ़ी स्पेशलिटी। देखिए, बाज़ लोगों की इस्त्री ख़राब हो जाती है, कपड़े जला देती है, ये इस्त्री साफ़ करने में भी मदद देती है, इससे इस्त्री भी साफ़ होती है। अगर आपके घर का आईना साफ़ नहीं हो रहा, आप इससे आईना भी साफ़ कर सकते हैं, तो इसलिए अब अपने चेहरे को भी इससे साफ़ कर सकते हैं। चेहरे को भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए जी, एक रेमेडी में जो है वो हमने आपको कितनी सारी और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो आसिम भाई भी मौजूद है। आसिम भाई, शॉर्ट ऐसी कौन सी रेमेडी होती है कि इंस्टेंट जाना है और अब 2 से 4 दिन रह गए हैं किसी तकरीब में, और आपने अपने डार्क सर्कल कम करने, चेहरे को जो है जल्दी से आपने बेहतर करना है, क्या कर सकते हैं? उसके लिए घर पे आपके पास आलू मौजूद है और टमाटर मौजूद है। अच्छा, बेस्ट है कि आप आलू को कट करें और टमाटर 1 अदद ले लें, उन दोनों को मैश कर लें और उसका पानी निकाल लें, उन दोनों को कंबाइन करके पानी निकाल लें। और उसको रुई में डिप करके आपने जो है वो रुई जो है वो आपने डार्क सर्किल पर रख लेनी है, ठीक है। और पूरे चेहरे के ऊपर भी वो मास्क लगा लें। तो 10-15 मिनट अगर आप लगाकर जब आप साफ़ करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कोई बेहतरीन सी कोई क्रीम लगाई है जिससे एकदम से ग्लो आ गया, जिससे जो है वो इनहेंस हो गई चीज़ें, बेहतर हो गई, लुक अच्छा से फ़ौरन, जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, यही काम जो है वो अगर आप इसमें विटामिन सी, विटामिन ई के जो एक कैप्सूल ईवियन वगैरह जो आता है वो एक ऐड करके फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे अगर आप लगाते हैं तो ये स्किन को भी टाइट करता है, स्किन के पोर्स वगैरह जो ओपन होते हैं उसको भी कम करता है, क्लोज करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं और स्पॉट्स होते हैं, जिनके पिगमेंटेशंस होती हैं, स्पॉट्स होते हैं, नहीं जा रहे होते हैं, पुरानी जो है ना वो सेल्स जो है, डेड सेल्स जो है वो परमानेंट हुए हैं, तो ये उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और वाइटनिंग के लिए वाइटनिंग एजेंट इसके अंदर होता है, टमाटर में भी मौजूद है और आपके पास जो आलू होता है इसके अंदर भी मौजूद होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया किस्तुल शीरी का, इसे किस्तुल बहरी भी कहा जाता है, और इसके दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि ये गले के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, और तीसरा ये है कि बाज़ लोगों को फेशियल हेयर हो जाते हैं, फालतू बाल, ये उसको ख़त्म करने में भी मदद देता है। जैसे किस्ती शीरी आप 100 ग्राम ले लें, उसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी मिला लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं, फिर जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाना है और अपने फालतू बालों पे लेप करना है। रात को लगाएं, सुबह धो लें, या दिन को लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, आपकी मर्जी है। ये आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। सही। इंस्टेंट रेमेडी ऑफ सनबर्न, जिन लोगों को भी सनबर्न हो जाता है वो एक बूटी आती है कपूर कचरी, कपूर कचरी 20 ग्राम और मूंग की दाल 20 ग्राम, इनको पीली वाली मूंग की दाल, इनको मिला के पाउडर बना लें, फिर इसे दूध में या अर्क के गुलाब में मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। आप देखें उस आधे घंटे में आपका कितना चेहरा क्लियर होता है सनबर्न का। और इसे इसी तरीके से रोजाना एक टाइम करना है, जब मुकम्मल साफ हो जाए छोड़ दीजिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया आसिम भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसे लगा? आपने सोशल साइट्स पर जो है इसका फीडबैक देना है। हंस रही, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।